हेलो स्टूडेंट्स, सीएसआर का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। काफी इसमें अमेंडमेंट्स हैं ऑब्वियसली फॉर सीए इंटर। सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई किसके अंदर आता है? यह आता है चैप्टर नंबर 9 के अंदर। चैप्टर 9 किस पे है? अकाउंट्स पे है। कहां से स्टार्ट होता है? 128 से लेके 138। शॉर्ट में देखिए हम सीएसआर ही कहेंगे। 3 शब्द है कॉर्पोरेट। अरे भैया कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब कॉर्पोरेट हो गया। तो कंपनीज की क्या है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज की तरफ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कंसेप्ट पे ऑब्वियसली सेक्शन 135 में है ये। 9 इसके सब सेक्शंस हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है। मैंने आपसे जिक्र किया था कि जितने भी हमारे कंपनीज एक्ट में चैप्टर हैं 29 है। हर चैप्टर के पीछे अलग से रूल्स हैं और एक ही चैप्टर में एक से ज्यादा सेट ऑफ रूल्स हो सकते हैं। तो नो डाउट अकाउंट से रिलेटेड रूल्स तो है ही हैं, बट उसके अलावा सीएसआर के एक्सक्लूसिव रूल्स भी हैं, द कंपनी सीएसआर पॉलिसी रूल्स ऑफ 2014। अब क्या है? देखिए ऐसा है, इस सेक्शन में भयंकर अमेंडमेंट है और आने वाले जितने एग्जाम रहेंगे, मैं कम से कम आपको कह दूं 3 एग्जाम आने वाले, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा। बहुत बड़ा कंसेप्ट हो गया। रीजन है 135 सेक्शन तो है ही है, इसके एक्सक्लूसिव रूल्स भी हैं, प्लस कंपनीज एक्ट में मैंने बताया था 7 स्केड्यूल हैं और स्केड्यूल नंबर 7 आता है सीएसआर के ऊपर। तो 3 चीजें होंगी जनाब, एक्ट प्लस रूल्स प्लस स्केड्यूल। नो डाउट स्केड्यूल भी एक्ट का हिस्सा है, बट ये हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखिए एक सिंपल सी बात है, आप हैं कंपनी, तो एज ए कंपनी आप क्या कर रहे हैं? एज ए कंपनी आप समाज से, सोसाइटी से क्या उठा रहे हैं? रिसोर्सेज उठा रहे हैं। कौन से भाई? 2। एक ह्यूमन रिसोर्सेज जो कंपनी के लिए काम करते हैं, एंड नंबर 2 नेचुरल रिसोर्सेज। और आज के दिन पूरे वर्ल्ड में हम इन्वायरमेंट की तरफ बहुत ही जागरूक हुए हैं, अवेयर हुए हैं, राइट? कि कंपनीज हैं वो ब्लैटेंट यूज या कह लीजिए मिसयूज ना करें इन रिसोर्सेज का, इसलिए उनके ऊपर कुछ जिम्मेवारी डालनी चाहिए। एक होता है हम कहते हैं कि भाई साहब एथिक्स, मोरालिटी, बात को समझें, उसे कोई नहीं समझता। नहीं समझते हैं इसलिए हमें क्या बनाना पड़ा? कानून, राइट? तो कंपनी 2 रिसोर्सेज समाज से ले रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? अरे भैया खींच के प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आप समाज से ही कमा रहे हो, तो इसलिए आपके समाज के प्रति कुछ क्या है? ऑब्लिगेशंस हैं। तो ऑब्लिगेशंस आपकी किसके तरफ हैं? फुल रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स। मतलब कंपनी के लिए स्टेक होल्डर सिर्फ शेयर होल्डर नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, कस्टमर अकेला नहीं है, गवर्नमेंट ही नहीं है, आम सोसाइटी, कम्युनिटी सब कुछ है। और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये हमने कंपनीज एक्ट में ये सेक्शन भी बनाया, काफी हम इसमें बदलाव भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बाहर की कंट्री से, अमेरिका, इंग्लिशमैन, यूरोप वगैरह, वहीं से हमने कंसेप्ट लिया कि भाई साहब कंपनीज आपको कुछ पैसा, आपने यहीं से कमाया, कुछ पैसा समाज में लगाओ। एक तरह से हम इसको रिवर्स वे में देख सकते हैं कि जब आप ये कानून बना दिया गया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कंपनी को क्या करना होगा? कंपनी ने ये रिसोर्सेज उठाए, आपको कुछ रिटर्न करना होगा, मतलब समाज में कुछ पैसा आपको स्पेंड करना पड़ेगा अच्छे कार्यों के लिए। तो एक तरह से अगर आपको स्पेंडिंग करनी पड़ेगी तो आप इसे इस रूप से भी देख सकते हैं। कंपनियां कहती हैं एक तरह से तो आपने हमारे ऊपर टैक्स ठोक दिया, ऑलरेडी इनकम टैक्स है, क्योंकि देखिए कंपनी स्पेंडिंग तभी करेगी ना अगर प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट के ऊपर ही ये सेक्शन है हमारा। तो कंपनियां कहती है एक तरह से हमारे ऊपर ये टैक्स ठुक गया। जी जनाब, आप कह सकते हैं ये 2% का एक एक्स्ट्रा टैक्स लग गया है। लेकिन आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो आपने ये भी देखा होगा जो हाईएस्ट स्लैब है कंपनीज के लिए वो कम कर दी गई, जबकि इंडिविजुअल के लिए ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं सरकारें कंपनीज को भी हेल्प करती हैं। तो इस तरह से ये कंसेप्ट कह लीजिए बना। अब इसमें भारी बदलाव होते हैं। भारी बदलाव कैसे हुए? देखिए पहली बात तो यह है कि इसके अंदर बदलाव होते हैं। कंपनीज
अमेंडमेंट एक्ट 2020 की वजह से भी, और ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में जो आया, लेकिन ये अमेंडमेंट इफेक्टिव होती है 2021 में। प्लस दरअसल कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, सीएसआर के ऊपर उसने कुछ बदलाव किया, लेकिन वो सेक्शन नोटिफाई नहीं हुआ। तो अब क्या किया इन्होंने, ये देखिए 3 चीजें हैं। आप मोटा मोटा तारीख देखें तो 22 जनवरी 2021 को ये रूल्स माना 2014 के थे, इनको बदला गया। प्लस अमेंडमेंट एक्ट 2019 हो 20 हो, ये दोनों भी कहां से लागू हुए, 2 जनवरी 2021। इसके बाद भी सरकार की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर अलग अलग डेट्स पे आए हैं, मार्च में आए, कुछ अप्रैल में है। तो हम इसके ऊपर सारी बात करेंगे, तो बहुत कुछ इसके ऊपर चेंजेस है। बड़ा कंसेप्ट है। आप ये मेरा पीडीएफ देख रहे हैं, ऑब्वियसली आपको ये चाहिए होगा, तो जो भी है आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड। पहले मैंने ये कहा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सीएसआर है क्या। देखिए पहली बात, ये सेक्शन जो 135 है, इसके अंदर 9 सब सेक्शन है। अगर हम रूल्स की बात करेंगे तो 10 रूल भी हैं भाई, बहुत चेंजेस हैं। तो इसलिए इसके ऊपर मेहनत बड़े अच्छे से आपने करनी है। मैंने बता दिया, आने वाले 3 अटेम्प्ट तक इसके ऊपर इंस्टीट्यूट पक्का क्वेश्चन पूछता जाएगा। मेन अगर आपको बेसिक समझ में आ गया क्या है, यह है सीएसआर। अब प्रश्न ये है, जब आपने सोसाइटी को वापस देना है, किस तरह से कंपनियां अपना रिटर्न देंगी वापस, कहां पैसा लगाएंगी आप, उसके ऊपर है स्केड्यूल 7। मतलब स्केड्यूल 7 में यह बताया गया है कि आप पैसा इन एक्टिविटीज पे लगा सकते हैं, और जिसका मेन प्रीमाइस थीम कह लीजिए क्या होगा कि आम जनता को उससे बेनिफिट पहुंचे। तो हम थोड़ा रिवर्स पढ़ते हैं, सेक्शन में रूल में जाए बिना एक बार हम देखते हैं कि ये पैसा कहां कहां लगाया जाएगा। क्योंकि देखिए इसको पढ़ना और पढ़ाना बिल्कुल टेक्निकल वे में थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि कहीं पे सेक्शन की बात आएगी, उसी के साथ रूल आ जाएगा, उसी के साथ स्केड्यूल आ जाएगा, तो थोड़ा आपके लिए इजी हो सके। तो कम से कम हम इसे स्केड्यूल 7 को जरा देख लेते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अंडर स्केड्यूल नंबर 7। ध्यान दीजिएगा, एक्टिविटीज विच मे बी इंक्लूडेड by the companies in their CSR responsibility policy activities। स्वाभाविक है, अगर कंपनी ने CSR पे पैसा लगाना है तो भैया एक पॉलिसी तो बनाओगे कि हमने पैसा इस कार्य में लगाना है। कोई कहेगा हमें क्या करना है, एजुकेशन डेवलपमेंट करनी है, हेल्थ से रिलेटेड करना है, कोई कहेगा महिलाओं से संबंधित वुमेन एम्पावरमेंट। तो आप एक पॉलिसी तो बनाएंगे कौन सी एक्टिविटी हमने कंटिन्यू करनी है। लेकिन शब्द देखिए क्या है, मे बी। स्केड्यूल 7 के ओपनिंग वर्ड्स हैं एक्टिविटीज विच मे बी। कहने का मतलब क्या हुआ, स्केड्यूल 7 ये नहीं कहना चाहता कि भाई साहब यहां पे जो आपने ये 12 आइटमें लिखी हैं, देख रहे हैं आप 12 तक नंबरिंग बताई गई है, 12 आइटम कहें, पॉइंट कहें, राइट, कि सिर्फ इन 12 पे ही पैसा लगाएं तभी सीएसआर होगा क्या, नहीं। मे का मतलब आप सारे जानते हैं, राइट, मस्ट नहीं है ये कि पैसा पक्का इनमें लगे। तो हमें इन एक्टिविटीज को, स्केड्यूल 7 को कैसे पढ़ना है ना, लिबरल वे, कि जो लिखा है आप यहां लगाइए, कुछ और मिलता जुलता है लगा दीजिए। जैसे देखिए 2 बरस से सभी परेशान हैं कोविड से, तो कोविड से संबंधित लोगों की अगर आप सहायता करना चाहें, उसमें पैसा लगाएं, तो इसके अंदर आना चाहिए ना, राइट। सो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, देखिए हमारे देश में तो भूखमरी है, हंगर, एक वर्ड उठा लीजिए बस, पॉवर्टी नाम से पॉइंट। इरेडिकेटिंग का मतलब है समाप्त करना। माल न्यूट्रिशन, लोगों को खाने को नहीं मिलता, बड़ा मेरे को महसूस होता है एज ए टीचर। चलिए थोड़ा इमोशनल आदमी हूं, दिल की बात कर भी देता हूं। लोग यहां पे बर्थडे मनाते हैं और कई लोगों को खाने को रोटी नहीं है, और बर्थडे मनाने पे 5-5 केक मुंह पे लगा देते हैं। आज तक मुझे नहीं समझ में आया क्यों करते हैं। अरे किसी गरीब को दीजिए, उसका पेट भरेगा और कितनी दुआएं देगा वो। तो इसलिए इसके ऊपर आप पैसा लगाएं। तो एक वर्ड टिक कर रहे हैं हम, पॉवर्टी, उसी में हंगर, मैल न्यूट्रिशन आ गया, और इसी में देखिए आपको हेल्थ केयर भी नजर आ रहा है।
प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, इंक्लूडिंग देखिए इसमें स्वच्छ भारत कोष जो प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट किया कि पूरे देश को साफ किया जाए, डस्टबिन लगाए, ये वो साफ पानी मिले, तो काफी कुछ इसके अंदर आ गया। तो जितने भी आपको सामाजिक कार्य नजर आते हैं वो उनकी लिस्ट है एक तरह से। यहां से आप एक एक पॉइंट को बस पिक कर लीजिए। यहां से पॉवर्टी पिक किया, यहां से जैसे एजुकेशन आ गया, और एजुकेशन के साथ देखिए इसमें यह भी आया है कि वोकेशनल स्किल्स, लोगों को कुछ रोजगार मिल सके, वो बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, डिफरेंटली एबल्ड हों, जिसे हम दिव्यांग कहते हैं, या जिनसे लोगों को आजीविका, लाइवलीहुड कि कुछ रोजगार मिले, कमा सकें, राइट। तो एक वर्ड में इसको एजुकेशन को इस ढंग से कि रोजगार मिले। एक हो गया जी गरीबी, एक एजुकेशन। तीसरा ये जेंडर इक्वालिटी, जिसे हम कहते हैं भेदभाव ना हो, महिलाओं से संबंधित विशेष रूप से। देखिए जैसे अफगानिस्तान, तालिबान, आपको मालूम ही होगा कि दोबारा आने से क्या हालात हो गए वहां पे, राइट, कि महिलाएं घर के अंदर डिब्बे में बंद। तो हमें उनको इंपावर करना है, उनके लिए रहने के स्थान, हॉस्टल वगैरह कह लीजिए, या ऑर्फन, अनाथ बच्चों की भी बात यहां की गई है, बल्कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ओल्ड एज होम, डे केयर सेंटर बच्चों वगैरह के लिए, तो ये सब चीजें इसके अंदर आ गई। तो मेन एक चीज मैंने ये जेंडर इक्वालिटी, तो प्योरली महिला भी नहीं है, देखिए यहां पे बुजुर्ग वगैरह सब कुछ आ गए हैं। देन एनवायरमेंट तो विशेष बात है, क्योंकि ये इसी के ऊपर तो CSR बेस्ड है। बिकॉज भारत में भी बात करें तो कॉर्पोरेट्स के लिए 1978 में एक सच्चर कमेटी बैठी थी एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर, क्योंकि ये कंपनियां इन रिसोर्सेज का मिसयूज करती हैं, तो उसका प्रभाव नेगेटिव सबको भुगतना पड़ेगा। तो एनवायरमेंटल से रिलेटेड आ गया कि इकोलॉजिकल बैलेंस, फ्लोरा फोना, जो भी पानी, फूल, पत्तियां हैं, एनिमल वेलफेयर, फॉरेस्ट्री, नेचुरल रिसोर्सेज, जो जमीन की जो पैदावार शक्ति है, पानी, ये सब बना रहे। इवन क्लीन गंगा फंड, क्योंकि गंगा तो देखिए हमारे देश में सबसे पवित्र नदी है, राइट। तो उसमें उसको साफ करने के लिए, उसको रिज्यूविनेट करने के लिए CG का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फंड बनाया है, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड। देन नेशनल हेरिटेज, हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, जो भी आर्ट, कल्चर, जो पुरानी बिल्डिंग्स कह लीजिए, लाइब्रेरी कह लीजिए, उनसे रिलेटेड ट्रेडिशनल चीजें। देन आ गया हमारे फौजी भाई लोग, आर्म्ड फोर्सेस, वेटरन, वॉर विडोज, देयर डिपेंडेंट्स, राइट। तो फौजियों के साथ साथ ये भी चीज हुई कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे आपने सुना होगा CRPF, BSF वगैरह जो होते हैं, पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जिसे हम कहते हैं, तो उनको भी इसका बेनिफिट दिया गया। ये जून 2020 में नोटिफिकेशन आई थी इससे रिलेटेड कि प्योरली फौजी नहीं, उनसे रिलेटेड जो पुलिस फोर्सेस हैं, सेंट्रल जो पुलिस फोर्सेस हैं, इट्स नॉट पंजाब पुलिस या हरियाणा पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस, CRPF बेसिकली हम कह देते हैं, BSF, राइट। देन स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ गया, ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स जो हमारे देश के हैं, जैसे कबड्डी वगैरह, या नेशनली, सिर्फ रूरल की बात नहीं, सारे के सारे नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स जो कि अभी होने वाले हैं, और ओलंपिक देखिए टोक्यो में हुए ही थे। देन आप कंट्रीब्यूशन करेंगे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जिसके ऊपर आप इनकम टैक्स में सेक्शन 80G में डोनेशन भी पड़ते हैं, या प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, आपने काफी सुना होगा कि कोविड के दौरान लोगों ने बहुत पैसा दिया केयर फंड में, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशंस में जो इस्तेमाल किया जाएगा उससे रिलेटेड कह सकते हैं। या कोई भी फंड जो सेटअप किया है सरकार ने किसकी वेलफेयर के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या OBC, या माइनॉरिटीज के लिए, या महिलाओं के लिए। तो एक तरह से ये पॉइंट आ गया फंड से रिलेटेड। तो यार रट्टे मारने की आपको आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटा इसे पढ़िए और दिमाग में थोड़ा टिका लीजिए कि हाँ ये चीजें हैं, इसको रट्टा नहीं मारना शेड्यूल 7 को, वरना परेशान हो जाएंगे आप। देन है आपने पैसा दिया है, आप इस कार्य में लगा सकते हैं इनक्यूबेटर्स। देखिए हमारे देश में माल न्यूट्रिशन है, लोगों को खाना ही नहीं मिलता, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, आप जानते होंगे लगभग 35% लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम अगला खाना कब मिलेगा। तो इसलिए माल न्यूट्रिशन की वजह से जो महिलाएं गर्भवती, प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चे डिलीवर होते हैं, तो वो प्री मैच्योर, वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, या बहुत ही छोटे होते हैं, वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इनक्यूबेटर क्या होता है, एक मशीन होती है, अपरेटस कह लीजिए, जहां उनको रखा जाता है ताकि वो थोड़ा डेवलप हो सके और नॉर्मल एनवायरमेंट में आ सके, क्योंकि मां के पेट से निकले उसके बाद वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, प्री मैच्योर है। देन
आपने पैसा दिया है पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज को, जिसका मतलब हो गया जिसमें सरकारी क्षेत्र की जो यूनिवर्सिटीज कह लीजिए, इंस्टीट्यूट कह लीजिए, जैसे आईआईटी आप जानते होंगे, राइट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या पीछे कोविड की वजह से ये बहुत फेमस रहा आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इस तरह से दुनिया भर की, ये देखिए सीएसआईआर, डीआरडीओ ने भी एक दवाई बनाई, आपने देखा होगा, राइट, डीबीटी। तो ये एक लंबी चौड़ी कहानी, एक लिस्ट दे रखी कि आप इनको पैसा दे सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए स्लम एरिया, आप सारे जानते हैं स्लम एरिया वही होता है, जैसे महाराष्ट्र में आपने सुना होगा धारावी, सबसे बड़ा स्लम वर्ल्ड का। तो ये वो एरिया होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। एंड लास्ट 12th आइटम है डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कोविड या बहुत ज्यादा फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वगैरह। अब देखिए यहां पे कहीं पे भी आपको कोविड नजर नहीं आएगा, बट दिमाग से चलेंगे तो कोविड इसके अंदर होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ सर्कुलर्स जारी हुए कोविड-19 से संबंधित, 3 हुए हैं, अलग अलग डेट पे हैं। पहले देखिए 23 मार्च 2020, जब आपको याद होगा लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 21 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था। तो सरकार की तरफ से यह आया कि जनाब कि अगर आप पैसा लगाते हैं सीएसआर फंड्स फॉर कोविड-19, तो ये एक सीएसआर एक्टिविटी होगी। ऊपर वर्ड में भी था, इसलिए उसको लिबरल वे में, लिटरल कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है आपने, उसका एक रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कीजिए, जैसे हम इंटरप्रिटेशन में रूल्स पढ़ते हैं। उसके बाद 13 जनवरी 2021 को यह बताया गया कि देखिए जैसे वैक्सीनेशन आई तो लोग स्टार्टिंग में, आपको याद होगा, लगवाना ही नहीं चाह रहे थे, भाग रहे थे लोग। मैंने कुछ बहुत लोगों को देखा। देखिए पहली बात, जब इन्होंने कहा 60 बरस की उम्र वाले एलिजिबल होंगे, मैंने पहले ही दिन अपने माता पिताजी को लगवा दिया। मेरे मित्र हैं, मैंने कहा भाई आप भी अपने पेरेंट्स को लगवा दीजिए, कहते हम तो नहीं लगवाएंगे। हुआ क्या, उनके पिताजी 3 महीने के बाद 1 महीना अस्पताल में रहे। तो लोग उसको नेगेटिव वे में ले रहे थे वैक्सीनेशन को, तो इसलिए क्या करना जरूरी था, एक अवेयरनेस, एक पब्लिक आउटरीच उन तक पहुंचा जाए, समझाया जाए। अब भैया इसके ऊपर भी तो खर्चा आएगा ना, एक तरह से एडवर्टीजमेंट हो गया। तो कहता है इसको भी हम सीएसआर एक्टिविटी में ले लेंगे, और कहा यह गया हम इसको आइटम नंबर 1, 2 एंड 12 जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, पहले वाली हेल्थ केयर वर्ड आया था। नंबर 2 आइटम जो हमने पढ़ी, जैसे ये एजुकेशन वाला, कहते चाहे उसके अंदर ले लो, या 12वीं आइटम जो हमने पढ़ी थी अपना, ये लास्ट देखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो कहते चाहे इसके अंदर ले लीजिए। तो पहले आ गया, मतलब पहले स्टार्टिंग में तो क्या कहा गया कि सीएसआर कोविड के ऊपर कुछ भी लगाओगे माना जाएगा। दूसरे में कहा गया इवन अवेयरनेस, पब्लिक आउटरीच, वैक्सीनेशन से संबंधित, तो उसको भी मान लेंगे। देन ये आपके सामने है 22 अप्रैल 2021, 22 अप्रैल है डेट, देखिए। तो ये भी कहा गया, देखिए जब आपने देखा विशेष रूप से जब ये दूसरी लहर आई तो दिल्ली में जो बुरा हाल हुआ है आप सबको मालूम होगा। तो उस दौरान हमें बहुत जगह पे, बहुत शहरों में ऑक्सीजन का कमी हुआ और कोई बेड नहीं था। मेक शिफ्ट क्या बनाने पड़े, अस्पताल बनाने पड़े, टेम्परेरी, राइट। दिल्ली में बहुत बने, बहुत और जगह भी बने, राइट। तो उसके ऊपर भी तो खर्चा होगा ना। तो कहता है इसको हम सीएसआर मान लेंगे, कोई भी अगर इस तरह से कोई अस्पताल बनाना चाह रहा है। नाउ तो इसमें भी यही कहा गया कि ये मेक शिफ्ट वगैरह बनाए गए हैं, तो इसको हम मान लेंगे, वही आइटम नंबर जो मैंने बताई थी आपको 1 एंड 12 के अंदर ले लेंगे, सीएसआर एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस भी हैं। जैसे मैं कहूं 2014 में ही, पुरानी बात कर रहा हूं, 18 जनवरी 2014 को ही जब ये पहले एक्ट बना, एमसी ने तब भी बहुत सारी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करी, जिसमें यह भी कहा गया, जैसे जो मैं अभी बार बार बता रहा था आपको, कि भैया जो एंट्रीज दी गई हैं, अभी आपने 12 एंट्रियां देखी थी स्केड्यूल 7 में, स्केड्यूल नंबर 7 में, राइट। इनका इंटरप्रिटेशन आप कैसे करें, लिबरली करें। जो लिखा है बस उतना ही नहीं, कुछ और भी उसके अंदर ले सकते हैं। मतलब थोड़ा सा आप ब्रॉड बेस्ड रहें, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो उनसे रिलेटेड है। कहने का मतलब है, क्लैरिफिकेशन में उन्होंने कहा कि जो हमने 12 आइटमें बताई एक तरह से इलस्ट्रेटिव इन नेचर है, तो लिबरल आप लेके चलिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए सेक्शन 2 हम पढ़ते हैं डेफिनेशंस के ऊपर। 95 डेफिनेशंस हैं, और 95 डेफिनेशंस में अगर आप देखते हैं सीएसआर की डेफिनेशन नहीं थी, इसलिए हमें यहां डेफिनेशन पढ़नी है। तो डेफिनेशन एक्ट के अंदर नहीं है, रूल्स के अंदर है। देखिए रूल नंबर 2(1)D, सीएसआर का मतलब बताया गया है,
और ये रूल्स जैसे मैंने कहा 22 जनवरी 2021 को अमेंड भी हुए हैं। तो CSR का मतलब क्या है? एक्टिविटीज, समझ गए अब आप एक्टिविटीज? इसलिए मैं कह रहा था मेरे को बताना ही पड़ेगा ये एक्टिविटीज क्या होती हैं शेड्यूल नंबर 7 के अंदर। अंडरटेकन बाय द कंपनी, जो कंपनी ने करी है, इन परसुएंस, परसुएंस मीन्स एज पर, क्यों करी है, ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। स्टैट्यूटरी मीन्स मैंडेटरी है भैया, सेक्शन 135 है, कंपनी से के ऊपर लग रहा है तो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपने दिल से कर रहे हैं, दिल से कोई करना नहीं चाहता। इतना लोग पैसा लेके बैठे हैं लेकिन उनका ना पता नहीं कहां साथ में लेके जाएंगे, जिनके पास जरूरत से ज्यादा और हाई हाई करते रहते हैं, राइट। तो इसलिए ये लॉ बनाया गया कि भाई कंपलसरी है कंपनियों, आप बहुत रिसोर्सेज, आपके पास बहुत पैसा है, समाज से कमाए, कुछ लगाइए अच्छे कार्य में। तो ये मर्जी की बात नहीं है, आपके ऊपर कंपल्शन है एज पर सेक्शन 135 और साथ में रूल्स के साथ। लेकिन हाँ, एक चीज कही गई, लेकिन हम इसको CSR एक्टिविटी नहीं मानेंगे। तो महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया यहां पे, जैसे अभी मैंने लिस्ट बताई थी आपको 12 पॉइंट CSR है, लेकिन इसको नहीं मानेंगे। भाई ये क्या है? कहता वो कार्य जो आपने किया इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सर इसका मतलब क्या? अरे भाई आप अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देते हैं, कंपनी का एक एरिया होगा, कंपाउंड होगा, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसके सामने भी सफाई रख रहे हैं, पेड़ फूल लगा रहे हैं, तो आपको ये CSR हो गया। भैया ये तो आप अपने लिए कर रहे हो। तो वो चीजें जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है वो CSR नहीं हो सकता है। हाँ, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आप सारे जानते हैं प्रोविजो का मतलब भी क्या होता है, इधर कंडीशन और एक्सेप्शन। तो प्रोविजो ये है, अगर कोई कंपनी एंगेज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ न्यू वैक्सीन, मतलब कंपनी का कार्य ही क्या है कि हमें R&D करना है, कंपनी का कार्य ये है। न्यू वैक्सीन तो आज तो हमें कोविड के लिए चाहिए, समय लगाना। ड्रग्स, दवाइयों की बात हो रही, कहीं और ड्रग्स मत ले लीजिएगा। एंड मेडिकल डिवाइसेस, जैसे ऑक्सीजन से रिलेटेड कह लीजिए, ऑक्सीमीटर वगैरह की भी बहुत कमी हुई, सिलेंडर ही वो। इन देयर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मे अंडरटेक R&D ऑफ न्यू वैक्सीन, ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड टू कोविड-19। कहता अगर आपका काम ही R&D है करना, नई वैक्सीन वगैरह, अगर आप कोविड से संबंधित अगर आप कर लेंगे तो उसमें जो आपका पैसा खर्च होगा हम उसे CSR मान लेंगे। इससे बेनिफिट क्या हुआ? अब बात को समझिए। मान लीजिए एक एक्स लिमिटेड है भाई, उसका नेट प्रॉफिट होता है 100 करोड़। तो मैं बता दूं, हम आगे बढ़ेंगे, आपको 2% CSR में लगाना पड़ता है। तो 2 करोड़ आपके जाने थे, एक्स्ट्रा जाएंगे ना। लेकिन अगर आप कंपनी ऐसी है जो R&D में इन्वॉल्व है और ये तो आपका काम है, तो अगर आप कोविड से रिलेटेड कुछ कर लेंगे तो बेनिफिट आपको क्या हो जाएगा? आपने तो वैसे भी खर्चा करना था, तो उसको CSR मान लिया जाएगा। एक तरह से आप उस टैक्स से बच गए, आपको बेनिफिट हो रहा है। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं। कहते हैं ये जो R&D आप कर रहे हैं शैल बी कैरिड आउट इन कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है आप मिलके कर रहे हैं, किसके साथ? कोई इंस्टीट्यूट या एजेंसी जो स्पेसिफाई की गई है आइटम नंबर 9 ऑफ शेड्यूल 7। देखिए आइटम नंबर 9 में हम क्या पढ़ के आए थे, हमने पैसा दिया है कुछ इंस्टीट्यूट्स को, IIT वगैरह, जिसमें मैं हाईलाइट किया था मैंने ICMR, याद आ गया, जो कि हमारी सबसे बड़ी एक तरह से एजेंसी होगी कोविड से रिलेटेड। इनका बार बार देखिए कोविड से रिलेटेड रोज इनकी एक कोई ना कोई रिपोर्ट कि ये दवाई ऐसे ही वो, आपने बहुत सारे इनका न्यूज बुलेटिन देखा होगा। तो कहता बस ध्यान ये रखना है कि R&D करें तो उनके साथ मिलके करें, ताकि वास्तव में वो पैसा कोविड से संबंधित किसी चीज में लग सके। बस ये कंडीशन है। दूसरी बात ये है, आपने डिस्क्लोजर देना है, इसके ऊपर अलग से देना है अपनी एनुअल रिपोर्ट जो CSR के ऊपर बनाई जाती है, जो कि बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड होता है। देखिए बोर्ड रिपोर्ट हम पढ़ते हैं 134 में, तो हम बोर्ड रिपोर्ट के जब कंटेंट्स पढ़ते हैं, आपको याद होगा मैंने कोड की करवाई थी अब्राम कूल डैडी, और उसमें हम कूल में यही पढ़ते थे CSR। तो CSR से रिलेटेड भी जो आपकी रिपोर्ट होती है वो बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा होता है। तो कहता है उसमें आपको इसका डिस्क्लोजर देना होगा। मतलब मेन है कोलैबोरेट करें इंस्टीट्यूट या एजेंसीज, जो हमने आइटम नंबर 9 जैसे उदाहरण मैंने यहां दे दिया ICMR और हाईलाइट किया हुआ है, राइट। नंबर 2 कहता हम इसे CSR नहीं मानेंगे अगर आपने ये एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं, जैसे हेल्थ एजुकेशन, हिंदुस्तान के बाहर कर रहे हैं। अरे भाई साहब, हिंदुस्तान से रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हो और सहायता किसी और की कर रहे हो, तो हम उसे CSR क्यों मानेंगे? हाँ, एक एक्सेप्शन है, जैसे आपने देखा हो
ये टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए और बड़े गर्व की बात है, नीरज चोपड़ा साहब जेवलिन में हमारा एथलेटिक्स में पहला, देश आजाद होने के बाद पहला गोल्ड मेडल है। और बाकी भी जो हमारे खिलाड़ी थे वो टोक्यो इंडिया से नहीं गए, वो कहां थे, वो ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर थे। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती है, तो आपने स्पोर्ट्स के ऊपर पैसा लगाया, लेकिन स्पोर्ट्समैन के ऊपर जो पैसा लगाया उनको ट्रेनिंग देने के लिए बाहर भेजा, तो ये आ गया ना कि पैसा कहां लगा, हिंदुस्तान के बाहर। तो कहता है यहां हम एक एक्सेप्शन दे रहे हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए अगर आपने पैसा लगाया है, चाहे हिंदुस्तान के बाहर उनको ट्रेन किया है, जैसे जितने भी हमारे कोचेस थे खिलाड़ियों के सारे इंटरनेशनल लाइन, तो इनके बाहर वाली कंट्रीज में ले जाके ट्रेनिंग दी गई, तो हम उसे स्टिल CSR मानेंगे। ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल रिप्रेजेंटिंग, चाहे वो देश के हों, राज्य के हों, यूटी के हों, नेशनल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, कोई भी हो, वो पक्का हम CSR में लेके चलेंगे। इसके बाद देखिए अगेन आप इनकम टैक्स में भी पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे दीजिए, वो आपने पढ़ा होगा सेक्शन 80 GGB GGC वगैरह, राइट। तो वहां आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है। इसी तरह से यहां पॉइंट है कि आपने कोई डोनेशन या कंट्रीब्यूशन दिया पॉलिटिकल पार्टी को, सॉरी ये तो समाज के लिए नहीं हुआ ना, तो हम इसे CSR नहीं मानेंगे। और मैं बता दूं पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के ऊपर कंपनीज एक्ट में भी एक सेक्शन है 182, जिसे हम पढ़ेंगे CA फाइनल में अंडर चैप्टर नंबर 12, क्योंकि कंपनीज एक्ट के आपके चैप्टर कितने हैं इंटर में, 10 हैं, टिल सेक्शन 148 है। अगला पॉइंट कहता है अगर आपने पैसा ऐसा लगाया कि आपके एम्प्लॉइज को बेनिफिट हो, जैसे मान लीजिए आपके एम्प्लॉइज 5000 हैं, तो उनके बच्चे होंगे, उनके लिए स्कूल खोल दिया, तो भाई साहब आप क्या कर रहे हो, अगर अपने एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया, वो तो एक पर्क हो गया। और पर्क आप सारे जानते हैं सेक्शन 17 इनकम टैक्स एक्ट में सैलरी हेड में जो पढ़ते हैं आप सेक्शन 15, 16, 17 में, वो तो वहां आ गया। और एक दिमाग लगाइए ना, अगर कोई आपका एम्प्लॉई है, अगर आप उसे कहते हैं भाई साहब 1 लाख रुपए हम सैलरी देंगे प्लस तुम्हारे बच्चों का स्कूल मुफ्त में, तो अगला कहता है स्कूल की फीस अगर 20,000 लगती है तो एक तरह से मेरा पैकेज 1,20,000 है। तो एक तरह से तो आप क्या कर रहे हैं, उसको ये बेनिफिट दे करके और नाम दिखा रहे हैं CSR का। देखो मत बनाइए, CSR का मतलब है समाज के लिए पैसा लगाइए, ये तो आप अपने एम्प्लॉइज के लिए लगा रहे हैं, सॉरी। और यहां बताया भी गया एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 2K ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑन वेजेस। तो एम्प्लॉइज के वेजेस से रिलेटेड ये कानून है, उसमें इसका डेफिनेशन हमें करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल पकड़िए एम्प्लॉइज का बेनिफिट, सॉरी CSR नहीं है। ये एक बढ़िया पॉइंट रहेगा, आप इस पर स्टार ले सकते हैं, प्रश्न आ सकता है। देन एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय कंपनीज ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस। देखिए जब मैं छोटा था मेरे को क्रिकेट का आज भी शौक है, उसमें और भी ज्यादा होता था। वो जमाना था दूरदर्शन का एक चैनल, ये वो। तो जब ऑस्ट्रेलिया जाती है इंडियन क्रिकेट टीम या न्यूजीलैंड, तो मैं बड़ा हैरान हो जाता था कि मैदान में जब मैच हो रहा है तो एडवर्टीजमेंट आ जाती थी, और देखिए आई एम सो सॉरी टू यूज द वर्ड, वो भी हिंदी में चैनी खैनी, राइट। तो इस तरह की एड, मैं यार ऑस्ट्रेलिया में भी लोग इस तरह की गलत चीजें खाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, लोग अगर मैच देखेंगे तो कंपनी क्या कर रही है, या जितने भी मैचेस होते हैं कंपनियां ही तो स्पॉन्सर करती है ना। कई बार आप देखते हैं कोका कोला कप, पेप्सी कप, राइट। तो कहता है एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय कंपनीज ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस फॉर डिराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट। असली पॉइंट ये है, दरअसल उससे आप अपना मार्केटिंग ले रहे हैं, तो समाज के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, तो हम उससे CSR नहीं मानेंगे। देन इसके अलावा कोई और आपने एक्टिविटी की है, क्योंकि वो आपकी एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन थी, लीगल ऑब्लिगेशन। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं, मान लीजिए आप एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वाली कंपनी है, राइट। तो आप क्या करेंगे, स्वाभाविक है लैंड एक्वायर करेंगे, तभी बनेगा ना प्रोजेक्ट। तो लैंड एक्वायर करने से संबंधित हमारे देश में कानून है, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट। और वो एक्ट मान लीजिए ये कहता है कि भाई साहब अगर आप जमीन एक्वायर कर रहे हैं किसानों वाली, तो इससे एक एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा, तो ना पहुंचे तो आपको इतना पैसा एनवायरमेंट में लगाना पड़ेगा। तो आपने वो पैसा किसकी वजह से लगाया, इस एक्ट की वजह से, कंपनी एक्ट की वजह से तो नहीं। तो इसलिए ये अदर आ गया, तो सॉरी ये पैसा वहां लगा देना, ये CSR के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। तो ये बढ़िया पॉइंट है, इसका जिक्र मैं बाद में भी करूंगा। तो जैसे एक उदाहरण देखना चाहें, देखिए
ये कंपनी है और कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। कंपनी इज लुकिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स पर्टिकुलरली इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कि वहां पे मार्जिन्स बड़े अच्छे हैं। और मान लीजिए कंपनी ने जो भी साल था, कंपनी गॉट कवर्ड विद इन द रिक्वायरमेंट ऑफ CSR। देखिए क्या सेक्शन 135 हर कंपनी पे लगता है? नहीं लगता, हम पढ़ेंगे आगे। अभी तो देखिए हमने एक भी सबसेक्शन नहीं पढ़ा, अभी तो हम रूल्स में डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जनाब। कंसिडरिंग द नेचर ऑफ इट्स बिजनेस, कंपनी के बहुत ज्यादा इंप्लॉइज हैं और इन्होंने डिसाइड किया है कि हम कुछ पैसा उनसे रिलेटेड लगा देंगे जिससे इंप्लॉइज को बेनिफिट हो, राइट? तो क्या ये CSR में क्वालिफाई होगा? तो हम ये कहेंगे जनाब ये CSR में क्वालिफाई नहीं होगा, वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ CSR, राइट? तो डेफिनेशन में एक ही चीज महत्वपूर्ण निकलती है। देखिए डेफिनेशन क्या कह गई, वो एक्टिविटी शेड्यूल 7 वाली CSR है, लेकिन एक नेगेटिव लिस्ट आपने दे दी, हम इसे CSR नहीं मानेंगे। जिसमें से कुछ एक विशेष पॉइंट मैं रिपीट करूं, हिंदुस्तान के बाहर अलग स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग हो, एम्प्लॉयज के लिए कह लीजिए, या कोई और एक्ट की लीगल रिक्वायरमेंट है, उसे नहीं मानेंगे। बाकी नॉर्मल कॉमन सेंस वाले पॉइंट थे। अब देखिए हम पहुंच जाते हैं सबसेक्शन 1 के ऊपर। देखिए CSR पे आपने पैसा लगाना है। कंपनी, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, तो कोई भी कंपनी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, तो उसकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, रिसोर्सेज है, मैन पावर है, तो वो अपने बिजनेस से रिलेटेड ही काम करेगी। अब उन्हें थोड़े मालूम है CSR का काम कैसे करना है, तो इसके लिए वो काम सही हो सके, ये पैसा उठा के यूं फेंक थोड़े देना है, राइट? सही लोगों तक पहुंचे, उनका ग्रोथ हो, देश की ग्रोथ हो। तो इसलिए हमने कहा जनाब आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। देखिए कंपनी को कौन चलाता है? डायरेक्टर्स। बड़ा सिंपल मैंने बताया था भाई, डायरेक्टर कितने होते हैं, ये है तरीका, 1 2 3। अगर OPC है तो 1 डायरेक्टर चाहिए, प्राइवेट है तो कम से कम 2 चाहिए, और पब्लिक है तो 3 चाहिए। तो कंपनी का कंट्रोल, डायरेक्शन सब कुछ बोर्ड के पास होता है। तो जब भी कमेटी बनती है वो डायरेक्टर्स की बनती है। तो सब सेक्शन ये कहता है एक कमेटी बनाइए, तो कमेटी के अंदर कौन होगा? डायरेक्टर होगा। लेकिन इसके साथ हम रेड विद कई रूल्स के ऊपर भी बात करेंगे इसके साथ, ताकि एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सको। कौन से कॉन्सेप्ट को? कमेटी को। शॉर्ट में मैं कहूं तो वर्ड इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं हम, CSRC। और देखिए CSRC की डेफिनेशन भी है, रूल नंबर वही 2(1)E के अंदर कहता है ये क्या है कमेटी? CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी है। किसकी है? आपके सामने है, ऑफ द बोर्ड, दैट इज द वर्ड। और बोर्ड का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? जिसकी डेफिनेशन आप पढ़ के आते हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 के अंदर। तो देखिए पहली बात क्या कह गया सबसेक्शन 1, हर कंपनी को बनाना पड़ेगा। तो इससे तो मैसेज ये गया CSR के ऊपर पैसा हर कंपनी को लगाना नहीं, ऐसा नहीं है। कहता पहली बात तो हर कंपनी, चाहे आप ये कहें कि भाई मैं तो सब्सिडरी हूं, तो मेरी तो होल्डिंग है, मेरे को क्या जरूरत है, राइट? नहीं, हर कंपनी का एक अस्तित्व अलग होता है, होल्डिंग की पहचान अलग है, सब्सिडरी की अलग है, वो अलग बात है, दे आर रिलेटेड पार्टी। तो आप चाहे होल्डिंग है, सब्सिडरी है, दोनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा। और कोई कहती है भाई मैं तो हुई नहीं इंडिया की, मैं तो हुई बाहर की, फॉरेन कंपनी हम कहां पढ़ के आते हैं? 2 सबसेक्शन 42। और उसमें हम क्या कहते हैं कि हम तभी मानते हैं जब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राइट? तो फॉरेन कंपनी कहती मैं तो हुई नहीं इंडिया की। अरे भैया तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तुम इंडिया से रिसोर्सेज ले रहे हो, कमा रहे हो, तो इंडिया में लगाओ। तो हमने यहां सीखा हर एक कंपनी को बनाना है, लेकिन अब आगे बात हैविंग या इफ कह लीजिए, कंडीशंस है। तो इसका मतलब मैं मोटा मोटा बता दूं, छोटी कंपनियों को जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंडीशन क्या है? 3 है, तीनों में से कोई भी एक, क्योंकि यहां पे आप तवज्जो दीजिए, शब्द है और या तो कंपनी की नेटवर्थ, जिसके हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 57 के अंदर, कम से कम हो 500 करोड़ की, या फिर टर्नओवर, जिसकी डेफिनेशन सबसेक्शन 91 में पढ़ी थी 1000 करोड़, या फिर कंपनी का प्रॉफिट हो कम से कम 5 करोड़। देखिए 3 लिमिट आई, या तो नेटवर्थ हो 500 करोड़ में है, या टर्नओवर 1000 करोड़, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़, तीनों में से कोई भी लग गया। अब दिमाग लगाइए, नेटवर्थ तो बड़ी कंपनियों की होती है, इतनी टर्नओवर भी बड़ी कंपनी की होगी, बट प्रॉफिट तो एक छोटी कंपनी भी कमा सकती है, तो वो इसके अंदर आ जाएगी। चाहे वो ओपीसी है, स्मॉल है, तब भी आ सकती है, राइट? तो आपको भूलना नहीं है, क्योंकि यहां पे प्रैक्टिकल प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। पीपी स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम,
तो आपको नेटवर्थ निकालनी आनी चाहिए। हो सकता है पेपर में एक बड़ी सी बैलेंस शीट दिख जाए और उसको देख के आप परेशान हो जाएं कि भैया ये अकाउंट्स का पेपर है या लॉ का है। भाई साहब लॉ का ही है, कैलकुलेटर ले जाइएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, बड़ी अच्छी बात है, आप खुश होंगे, कैलकुलेटर साथ में है। और अगर नहीं कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो हो सकता है कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन अगर आ गया तो यू गोना हैव द लास्ट लाफ। तो इसलिए मत भूलिए नेटवर्थ क्या है। मैंने यहां दोबारा लिख के दिया है। वैसे मैं तो बहुत ही सिंपल वे में कहता हूं, देखिए अगर मैं वहीं पे ही लिख दूं एक सिंपल फॉर्मूला नेटवर्थ का क्या होता है भैया, पेड अप कैपिटल कोई भी हो, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर प्लस फ्री रिजर्व जिसकी डेफिनेशन हम पढ़ के आते हैं 2 सबसेक्शन 43 के अंदर, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, तो और माइनस इसमें से आप क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कह लीजिए, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कह लीजिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह लीजिए, डीआरई। लेकिन नहीं लेना होता रिवैल्यूएशन रिजर्व, नहीं लेना होता राइटिंग बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमालगमेशन। तो डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए। और टर्नओवर हम क्या कहते थे, टर्नओवर का मतलब होता है ग्रॉस रेवेन्यू। कहां से आया, एसएसडी, सेल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, गुड्स सर्विसेज का, कब, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पे मैंने दोबारा लिख के दिया ताकि आपको एक ही जगह पे सीएसआर सारी मैनेज हो जाए। देखिए एग्रीगेट मींस प्लस कर लीजिए, पेड अप कैपिटल सारे रिजर्व जो प्रॉफिट में से आपने बनाए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, और पीएनएल में बैलेंस देखिए अगर वो क्रेडिट होगा प्लस हो जाएगा, डेबिट है तो क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन माइनस क्या करना है, कबाड़, इसे मैं कबाड़ कहता हूं। देखिए आपके सामने है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर का मतलब भी क्या है, एक रेवेन्यू खर्चा है लेकिन आप कहते हो उसका बेनिफिट आने वाले 5 साल मिलेगा, तो आप 1/5 राइट ऑफ कर देते हो और 4/5 बैलेंस शीट में ले जाते हो, ये लिखा है। एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तीनों के लिए कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ये अभी आपने क्या नहीं किए हैं, राइट ऑफ नहीं किए हैं। और स्वाभाविक होता है एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट, मतलब पिछली बैलेंस शीट के मुताबिक। नहीं लीजिए वो रिजर्व जो आपने रिवैल्यूएशन से बनाए हैं या डेप्रिसिएशन और अमेलगमेशन को राइट बैक किया उससे रिलेटेड। जैसे एक एग्जांपल की बात कर लें नेटवर्थ पे, कहता स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी वर रिक्वायर्ड टू इशू अ सर्टिफिकेट ऑन नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, राइट। द कंपनी हैड फेयर वैल्यूएटेड, उन्होंने कंपनी ने क्या किया है, नेटवर्थ के लिए वैल्यूएशन कर लिया ना अपना, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन कर लिया। तो हमने ये कहा था कि रिवैल्यूएशन से हम प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो बस यही लिखा है कि भाई साहब चाहे कहने को ये कह लीजिए कि कंपनी ने क्या किया है, फेयर वैल्यूएशन किया है, लेकिन हमने क्लियरली पढ़ा है कि रिवैल्यूएशन इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड इन द डेफिनेशन, तो इसे कंसिडर नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद टर्नओवर का डेफिनेशन देख लीजिए सबसेक्शन 91 में। ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कहां दिखेगा, पीएनएल में दिखेगा, किससे, एसएसडी, सेल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, जीएस का, गुड्स या सर्विसेज का, दोनों का मिला के ड्यूरिंग व्हाट, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आप जानते ही हो 2 सबसेक्शन 41 में आप पढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं ऊपर फिर से। तो भाई साहब 3 में से कोई भी एक लिमिट आपके ऊपर लगी, एक भी कंडीशन लगी, तो आपको ये कमेटी बनानी है, तब आप सीएसआर में फंसे, वरना कोई पंगा ही नहीं है। अब ये तीनों जो लिमिट है देखनी कब है, स्वाभाविक है इस साल बनानी है ना, तो पिछले साल का ही देखोगे, राइट। इस साल प्रॉफिट 4 दिन का तो थोड़े देखोगे, टर्नओवर 4 दिन की थोड़े देखोगे। तो ये कॉमन सेंस होती है, जब भी ये लिमिट होती है पिछले साल की देखते हैं। तो ये लिखा है इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल पिछला साल, तब आपको ये सीएसआर कमेटी बनानी है, किसकी, बोर्ड की। अब प्रश्न है कितने डायरेक्टर इसमें बिठाएंगे, कहता कम से कम 3, और उस 3 में से कम एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब यहां समस्या हो गई कि भाई साहब 3 डायरेक्टर की आपने कमेटी बनानी है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। तो प्रश्न ये है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस कंपनी को चाहिए, तो मैं बता दूंगा आपके लिए। डायरेक्टर के ऊपर आता है बेटा जी चैप्टर नंबर 11, जो आप पढ़ते हैं सेक्शन 149 से लेकर 172, लेकिन ये तो आता है सीए फाइनल में, राइट। तो सेक्शन 149 ही इसके ऊपर बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब चाहिए। तो यहां मेरे को आपको एक नॉलेज देनी पड़ेगी। आइए इस चीज को छोड़ते हैं, एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन देख रहे हैं 149 सबसेक्शन 4, रेड विद रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 किसका है, सीएसआर का नहीं है। द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014, क्योंकि सेक्शन ही कौन सा है, डायरेक्टर का भाई, तो उन्हीं के रूल्स। ये क्या कहता है, कहता अगर आप हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी, पहली बात लिस्टेड हम पढ़ के आते हैं 2 सबसेक्शन 52 में। लिस्टेड कौन सी पब्लिक की बात हो रही,
तो भैया उनको नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम कितने चाहिए होते हैं? 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर कोई फ्रैक्शन है राउंडेड ऑफ एज 1, जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, मान लीजिए टोटल डायरेक्टर हैं 10। देखिए मिनिमम बताया था मैंने पब्लिक कंपनी में 3, मैक्सिमम 15 होते हैं। जस्ट फॉर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, क्योंकि सीए फाइनल का है, उसमें इतनी गहराई में हम नहीं जाएंगे। मान लीजिए 10 है, अब 10 का मैंने 1/3 किया तो ये तो आ गया 3.33। सो कहता है एनी फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ एज 1, तो दैट मीन्स कितने हो गए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? 4 हो गए। लिस्टेड पब्लिक कंपनी का मतलब भी क्या है? जिसने आम जनता से पैसा उठाया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी कंसेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब भी क्या हुआ? जिसका कंपनी में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है? एक तरह से सीसीटीवी कैमरा है, वॉच डॉग है। वो देख रहा है क्या कंपनी सही ढंग से काम कर रही है, डायरेक्टर्स कहीं अपना पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं मीट कर रहे। तो इसलिए एक लॉ बनाया गया कि कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। बट मान लीजिए आप पब्लिक कंपनी है, लेकिन आप लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड तभी होते हैं जब हमने क्या किया हो? पब्लिक इश्यू। जो हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 40 के अंदर कि पब्लिक इश्यू से पहले आपको कम से कम एक आरएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेशन लिस्टिंग की देनी ही पड़ती है, राइट? तो कहता है एवरी अदर का मतलब क्या हो गया? अनलिस्टेड। तो लेकिन पब्लिक कंपनी होती तो बड़ी है, तो हमने कहा इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। माना ये लिस्टेड नहीं है, लेकिन हमने 3 कंडीशन कही, और तीनों में फिर से गौर फरमाइएगा, वर्ड है और कोई भी एक लग जाए। या तो आपकी पेड अप कैपिटल हो कम से कम 10 करोड़। क्या सीएसआर कमेटी में पेड अप कैपिटल वर्ड था? नहीं था, वहां था नेटवर्थ। नेटवर्थ के अंदर थी पेड अप कैपिटल लिमिट थी 500 करोड़। टर्नओवर था सीएसआर कमेटी में, यस था, 1000 करोड़ की लिमिट थी, यहां 100 करोड़ की है। तीसरा मैं इसे कहता हूं शॉर्ट में डीडीएल, मैं इसे कहता हूं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। डीडीएल एक वर्ड में खत्म करें, बोरिंग्स कह लीजिए। डी से क्या होगा? डिबेंचर बोरिंग होता है, डिपॉजिट बोरिंग होता है, ये आप जानते हैं, डिबेंचर 71 में पढ़ के आए हैं, डिपॉजिट 73 से 76 ए में। या आपने कोई लोन लिया और ये आउटस्टैंडिंग है, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा अमाउंट कितना है? मोर देन 50 करोड़ है। इक्वल का साइन नहीं है। एग्रीगेट का मतलब तीनों को मिला के। सिंपल भाषा में मैं इसे कहता हूं डीडीएल, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 50 करोड़ से ऊपर की, राइट? और स्वाभाविक है ये तीनों लिमिट फिर कैसे देखेंगे? एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले साल की। तो हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तब चाहिए या तो पीयूसी हो 10 करोड़, या टर्नओवर हो 100 करोड़, या डीडीएल हो 50 करोड़ से ज्यादा। कितने चाहिए होते हैं? कम से कम 2। लेकिन एक एक्सेप्शन है जनाब। क्या लिखा है? नॉन एप्लीकेबिलिटी एक्सेप्शन कह लो। कहने का मतलब है इवन इफ फॉल्स इनटू लिमिट्स मेंशन, मतलब ये लिमिट लग भी रही है तभी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए। अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, दरअसल आपका किसी और कंपनी के साथ जेवी है, ज्वाइंट वेंचर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए। या आप होली ओन्ड सब्सिडरी हो, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं वॉस, कि मतलब आपके सारे शेयर किसी और कंपनी ने ले रखे हैं। तो एक तरह से कागजों पे दिखाने को आप 2 कंपनियां हो, बट असल में तो एक जिस्म हो गए, राइट? क्योंकि 100% शेयर आपके किसी और कंपनी के पास है। तो कहता इसका लॉजिक ये है, एक तरह से होल्डिंग को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, आपको जरूरत ही नहीं है। मतलब या तो आप जेवी हैं, या आप वॉस हैं, या आप डॉर्मेंट हैं। डॉर्मेंट हम कहां पढ़ के आते हैं? 455 में। आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो, तो फ्रॉड होने की संभावना ही नहीं। फ्रॉड ही नहीं होना तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख के क्या करेंगे भाई? तो आपको इंडिपेंडेंट रखने की जरूरत नहीं है। अब एक बड़ी बात और समझिएगा फिर से, लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट चाहिए, यस 1/3 चाहिए। अनलिस्टेड में चाहिए, 3 लिमिट के ऊपर बेस्ड है, उसमें भी एक एक्सेप्शन है 3, राइट? जेवी, डॉर्मेंट, वॉस नहीं चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, आपके ऊपर ये तीनों लिमिट नहीं लग रही, तो इंडिपेंडेंट नहीं चाहिए। बट मान लो एक पर्टिकुलर ईयर में आके आपकी टर्नओवर 100 करोड़ हो गई उस साल, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर इंडिपेंडेंट रखोगे, क्योंकि ये लिमिट कब देखनी होती है? पिछले साल की। तो आप फंस गए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, रखने पड़ेंगे कितने? 2 रखने पड़ेंगे। तो क्या हमेशा हर साल रखने पड़ेंगे? तो यहां एक रिलीफ दिया गया है। कहता अगर लगातार, कॉन्जिक्यूटिवली का मतलब लगातार, एक्सेप्शन का मतलब भी क्या हो गया? नहीं चाहिए आईडी। अगर लगातार कितने साल? 3 साल, फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ दीज प्रोविजंस, आईडी नॉट टू बी अपॉइंटेड। हो सकता है इस पॉइंट को आप ना समझे हो, मैं एक हल्का सा एग्जांपल आपके लिए लिख देता हूं। मान लीजिए जनाब आप एक अनलिस्टेड पब्लिक
कंपनी है और आप बने हैं फॉर्म्ड इन लेट्स से जून 2018, तो एक तरह से फाइनेंशियल ईयर आप 18-19 कह लें, राइट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात हो रही है, आप अनलिस्टेड हैं, तो 18-19 में तो आपको कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए क्या? नहीं चाहिए। क्लियर, आप लिस्टेड तो है नहीं। जिस साल बने हैं उसके हिसाब से तो ये लिमिट देखेंगे नहीं, कैसे देखनी है? पिछले साल के मुताबिक, राइट। तो लेट्स से अब होता क्या है, फाइनेंशियल ईयर आगे 19-20, मान लो कोई लिमिट नहीं लगी 18-19 में, नहीं लगी तो 19-20 में भी नहीं चाहिए। 20-21 में क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए नहीं चाहिए? तो हमें 19-20 की 3 चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या? पीयूसी या टर्नओवर या डीडीएल। एंड लेट्स से मैं कहूं यहां 1200 करोड़ होगी थी टर्नओवर, 1200 करोड़ होगी टर्नओवर, तो समस्या क्या आई? 20-21 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हां आपको चाहिए। फंस गया आप। क्या अब आप इस चुंगल से निकल सकते हो? निकल सकते हो, एक कंडीशन है, अगर लगातार 3 साल तक इनमें से कोई भी लिमिट ना लगे। जैसे मान लो 20-21 में लिमिट नहीं लगी, क्योंकि 20-21 में क्यों फंसे? 19-20 के मुताबिक। 21-22 नहीं, 22-23 नहीं, कोई लिमिट नहीं लगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज तो है, इन दोनों सालों में भी तो आईडी तो चाहिए, आईडी तो चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये 3 साल लेट्स से लिमिट ना तो 20-21 में लगी ना ही यहां लगी, तो दैट मीन्स 23-24 में आपको आईडी नहीं चाहिए। अब जाके आप बचोगे, मतलब एक बार फंस गए तो हो सकता है आप हमेशा अटके रहो, लेकिन लगातार अगर 3 साल, लगातार 3 साल, लगातार बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये कहूं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर आपको इंटर में प्रश्न पूछेंगे, पूछने की कोई सेंस नहीं बनती, बट मैं इंस्टीट्यूट के ऊपर बिलीव नहीं करता, दे कैन आस्क एनी छोटा मोटा पॉइंट, सो मैंने इसलिए अच्छे से आपसे डिस्कस कर दिया। आप इस एग्जाम्पल को भी लिखना चाहें लिख लें, थोड़ा मैं फास्ट करवा रहा हूं लेकिन कुछ वैसे नहीं है, मैनेज इट। तो जनाब फिर से ऊपर आते हैं, सीएसआर कमेटी बनानी है किसको? हर एक कंपनी को। कोई कंडीशन है? हाँ सर है, 3 है, या तो नेटवर्थ 500 या टर्नओवर 1000 करोड़, या फिर भैया नेट प्रॉफिट 5 करोड़ पिछले बरस। ये लिखा है पिछले बरस। कितने चाहिए कमेटी में? 3 डायरेक्टर, उनमें से क्या चाहिए? सर इंडिपेंडेंट चाहिए, राइट। लेकिन आगे देखो, प्रोवाइडेड दैट प्रोविजो, इसका मतलब है यहां पे एक्सेप्शन। कहता 3 नहीं चाहिए। कहता वेयर अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट आईडी, आईडी बोलूंगा मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, तो आईडी कहां नहीं चाहिए? सर वो पहली बात तो हमने ये पढ़ा, आईडी सिर्फ पब्लिक कंपनी में चाहिए। सर कैसे? अरे मैंने बताया था, या तो आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक है। कहीं प्राइवेट लिखा था क्या? एक चीज तो सीख ली, प्राइवेट में तो इंडिपेंडेंट होता ही नहीं है। क्या हर पब्लिक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है? सर जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स, वो लिस्टेड है या वो 3 लिमिट लगे। तो मान लीजिए आपको जरूरत नहीं है आईडी की, ये लिखा, ये सेक्शन कोड किया था मैंने 149 सबसेक्शन 4, इट शैल हैव इन इट सीएसआर कमेटी सिर्फ कितने डायरेक्टर? 2। मतलब 3 क्यों बना? 3 इसलिए बना, एक आईडी चाहिए था, आईडी नहीं है तो 2 से काम चलेगा। अब देखिए सर अगर ये तीनों में से कोई लिमिट ना लगे, कमेटी बनानी है? नहीं बनानी बेटा। और ये तीनों लिमिट कब देखनी थी? पिछले साल देखनी थी। सर 5 साल हो गए हम काम कर रहे हैं, तीनों लिमिट में नहीं आए, कोई कमेटी नहीं, कोई सीएसआर नहीं, कोई पंगा नहीं। सर 6ठे साल क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट इतना हो गया। बेटा 6ठे साल अगर प्रॉफिट तुम्हारा इतना हो गया ना, तो 7वें साल कमेटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखना है हमने, तो 7वें साल आपको बनानी पड़ेगी। बना ली सर, लेकिन सर 7वें साल हमारा प्रॉफिट अब 5 करोड़ नहीं रहा, ये तो थे ही नहीं लिमिट, तो सर क्या 8वें साल भी बनानी पड़ेगी कमेटी? है ना क्वेश्चन। ये सेम आपको आंसर दिखेगा जैसे हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखा, ये दिखे रूल आपके सामने, नॉन एप्लीकेबिलिटी। अब ये रूल में आंसर, इसलिए मैं हार्मोनियस पढ़ा रहा हूं, एक्ट विद द रूल, एक एक चीज तरीके से आपके साथ चले। 149(4) की बात है तो वो मैंने दिखा दिया, नीचे लिखा था अलग बात है। कहता अगर कंपनी सीजेस टू कंप्लाई विद अबव लिमिट्स फॉर लगातार 3 साल, यहां पे सेम पॉइंट आ गया ना। फिर से देखो मैंने क्या कहा था, 5 साल काम किया, कोई नहीं लिमिट लग रही,
क्या छठे साल कमेटी चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन छठे साल अगर प्रॉफिट 5 करोड़ हो गया तो छठे साल चाहिए कमेटी? नहीं चाहिए, 7वें साल चाहिए। लेट्स से 7वें साल प्रॉफिट नहीं है इतना, क्या 8वें साल कमेटी है? चाहिए? यस चाहिए। क्योंकि पॉइंट क्या लगा है, आप तभी बचोगे, ये चीज तभी होगा अगर लगातार कॉन्जिक्यूटिव लगातार 3 साल shall not be required to constitute CSR committee and is not required to comply with the provisions इस सेक्शन की। कहने का मतलब 3 साल लगातार अगर ये पॉइंट ना लगे, जैसे मैंने कहा था छठे साल लगा, 7वें साल आपको रखना है। 7वें साल लिमिट नहीं है, 8वें नहीं है, 9वें नहीं है, तो 10वें साल आप बचोगे कमेटी से। ये है पॉइंट। अब रूल 5 में मैं फिर से कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूं, बता तो दिया ऊपर 3 चाहिए, 1 आईडी, लेकिन आईडी नहीं है तो 2 से काम। अब रूल क्या कह रहा है, ये यही कह रहा है, रिपीट कर रहा है ये पॉइंट, कि अगर आप ऐसी कंपनी हो जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए तो बिना इंडिपेंडेंट के काम चल जाएगा। ये वो पॉइंट हो गया, 2 ही चाहिए। फिर अब प्राइवेट कंपनी के लिए देखो, वो साफ ही लिख गया 2 चाहिए, उसमें इंडिपेंडेंट होता ही नहीं। फॉरेन कंपनी के लिए भी वो साफ लिख गया। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड देखना, यहां पे वर्ड डायरेक्टर है, देखिए यहां डायरेक्टर है। फॉरेन कंपनी के लिए भी 2 लोग होंगे, डायरेक्टर वर्ड नहीं है। देखो क्या लिखा है, 2 पर्सन। कहता हूं उनमें से एक आदमी वो होगा जो कि स्पेसिफाई किया गया है 381D के अंदर, एंड अनदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी। आई होप सो समझ में नहीं आया होगा, टेंशन ना लें, मैं इसके ऊपर आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूं। देखिए क्या है प्रश्न हमारा, कॉम्पोजिशन किसका, CSRC का, कमेटी का। तो हम चार्ट अपना कैसे बना लें, अभी हमने देख लिया एक तरह से, या तो देखिए एक बन रही है कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी है ना, एक हमने देखा कौन सी बन रही है, प्राइवेट कंपनी, और एक बन रही है अपनी फॉरेन कंपनी। और ये आप जानते ही होंगे, देखिए कि प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन आप पढ़ते हो 2 सबसेक्शन 68 में, पब्लिक 71 में, और फॉरेन कंपनी 2 सबसेक्शन 42 के अंदर। तो देखिए कॉम्पोजिशन में क्या है, पब्लिक कंपनी में मैं कहूंगा आंसर को 2 कैटेगरी में डालिए। एक में हम क्या कहेंगे, हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या आपके यहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं या नहीं है, राइट। सबसे आसान आंसर तो प्राइवेट कंपनी का था। इसके कॉम्पोजिशन में क्या होंगे भैया, 2 डायरेक्टर्स, ये खत्म हो गया जी, पहले इसे खत्म कर लेते हैं। और फॉरेन कंपनी में ध्यान दीजिएगा क्या वर्ड लिखे थे हम, 2 पर्सन्स। अब ये पर्सन्स कौन होंगे ये देख लीजिए। देखिए एक होगा सेक्शन 380 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी में नोटिफाइड आदमी। ये कौन होता है उसके बारे में लिख के दे रहा हूं। ये एक आदमी होता है पर्सन ऑथराइज्ड टू रिसीव नोटिस एटसेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। दिमाग लगाएंगे यहां पे थोड़ा सा। देखो जी फॉरेन कंपनी है बाहर की, तो मेन एड्रेस तो बाहर का है ना, तो इसलिए उसे बताना पड़ता है। देखिए फॉरेन कंपनी के ऊपर मैं फिर नॉलेज दे दूं हल्की सी, इसके ऊपर सीए फाइनल में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22, और ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 379 से 393A के अंदर। तो इसलिए 380 सेक्शन की बात हो रही थी यहां पे। द वर्ड इज सेक्शन, एस वर्ड लिखा है मैंने। तो इसको इनको बताना पड़ता है कि इनके बिहाफ पे एक भारतीय आदमी पर्सन ऑथराइज्ड, और ये ऑथराइज्ड टू रिसीव नोटिस एटसेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, कहां पे, इन इंडिया, राइट। दूसरा क्या हमने पढ़ा, दूसरा आदमी कौन था, नॉमिनेटेड, मतलब फॉरेन कंपनी किसी और आदमी का नाम दे सकती है, कोई भी आप नॉमिनेट करें। एक पक्का है वो आदमी जिसका नाम आपने पहले ही बता दिया था, जो हिंदुस्तान में आपके बिहाफ पे क्या रिसीव करेगा, नोटिस वगैरह। अब पब्लिक कंपनी में हमने आंसर क्या लिखा, क्या आपके यहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब होते हैं,
पहली बात थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, इसके ऊपर लगता है आपका सेक्शन नंबर कौन सा, 149 4, राइट। ये थोड़ा पता होगा तो बेहतर होगा। तो हमने इसके अंदर फर्दर क्या देखी थी, हमने देखी थी दो चीजें, या तो आप क्या हैं, या तो भाई आप लिस्टेड हैं या अनलिस्टेड हैं। अनलिस्टेड में देखिए हमने 3 लिमिट्स पढ़ी थी, तो वो 3 लिमिट क्या थी उसको मैं हल्का सा लिख देता हूं। हमने 3 पढ़ी थी भैया, या तो 10 करोड़ की पीयूसी, या 100 करोड़ का आपका टर्नओवर, या मोर देन 50 करोड़ का आपका डीडीएल, डिपॉजिट डिबेंचर लोन वगैरह। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट और वर्ड था यहां पे, राइट। और उसमें भी एक चीज मैंने और फर्दर बता दी थी कि भैया नॉन एप्लीकेबिलिटी होती है इफ अगर आप क्या हैं, ज्वाइंट वेंचर है, वॉस है, या आप डॉर्मेंट कंपनी है 450 वाली, 455 वाली। तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो आंसर हमारा क्या है, 3 डायरेक्टर, लेकिन 3 के साथ समस्या क्या है, 1 आईडी, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पक्का चाहिए। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए तो सिंपल है, क्या कॉम्पोजिशन हुई, 2D, D मीन्स डायरेक्टर। मतलब सिंपल सी बात है, हर जगह 2, सिर्फ इंडिपेंडेंट हो तो 3। तो ये एक परफेक्ट चार्ट कह लीजिए जहां पे मैंने 149 4 को भी लिख दिया आपके लिए, एंड 135 1 को भी मैनेज कर दिया। आई होप सो। चाहे इसी चार्ट में आपने लिखना है, इसमें भी वो 3 चीजें आप चाहो तो लिख सकते हो, नेटवर्थ, टर्नओवर वाली, एंड कौन सी, नेट प्रॉफिट वाली। वो भी डालनी है तो आप डाल सकते हो यहां पे। 500 टर्नओवर क्या था, 1000 करोड़ था, नेट प्रॉफिट कितना था, 5 करोड़ था। ये भी लिख लीजिए चाहे, तो जितना पढ़ा, मतलब ये इसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रश्न हो सकते हैं। आइए एक बार फिर से चलते हैं जहां हम थे ऊपर। तो यहां पे हमने जितना था पढ़ लिया है। एक एग्जाम्पल देखिएगा, कहता है एबीसी कंपनी है, टर्नओवर है 1000 करोड़ की, और कंपनी को हो गया नुकसान इन एनी ऑफ द प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। क्या आपको सीएसआर कमेटी चाहिए? हमने साफ पढ़ा था, एक बार आप लिमिट में आ गए इन तीनों वाली, तो सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी। बचोगे तब जब लगातार 3 साल इनमें से कोई लिमिट ना लगे, लगातार 3 साल। तो हम ये कहेंगे इफ एनी ऑफ द 3 क्राइटेरिया जो बताया गेट्स सेटिस्फाइड, तभी कंपनी मैंडेटली रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सीएसआर प्रोविजंस। मतलब अगर कंपनी, जैसे हम यहां पढ़ रहे हैं, टर्नओवर है 1000 करोड़, लेकिन हो क्या रहा है, नुकसान हो रहा है, तो भाई चाहे नुकसान हो, टर्नओवर वाली लिमिट लगी, तब भी आपको कंप्लायंस तो करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों इसके साथ अभी तक देखिए हमारा एक ही सबसेक्शन हुआ है 1, 2 खुशी देगा, क्योंकि वो कहता 134 के अंदर क्या बनती है जी, बोर्ड रिपोर्ट बनती है, उसके अंदर डिस्क्लोजर, जो मैंने पहले भी कह दिया था कि वैसे तो सीएसआर, हमने पहले क्या पढ़ा था कि सीएसआर की जो रिपोर्ट है वो बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, अरे भाई जो कॉम्पोजिशन पढ़ा ना सबसेक्शन 1 में, वो भी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर मेंशन होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, ये जो कमेटी बनी है इनकी जिम्मेवारियां क्या है, रेड विथ 5 सब रूल 2, पहले हमने 5 सब रूल 1 देखा था। बहुत सिंपल आंसर है, कमेटी की जिम्मेवारी क्या है, बनाएं, फॉर्मूलेट बनाना एंड रिकमेंड करें। एक दिमाग लगाइएगा, कमेटी में कौन है, डायरेक्टर, तो कमेटी बड़ी या बोर्ड बड़ा, बोर्ड हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि बोर्ड में से कुछ लोग उठा के कमेटी में बिठाएं। बनाओ, बताओ किसको, बोर्ड को, क्या पॉलिसी क्या है आपकी, क्या क्या एक्टिविटीज आपने करनी है, कहां करनी है, कौन सी करनी है और किस प्रकार से करनी है, शेड्यूल 7 इसलिए पहले पढ़ा। पॉलिसी बनाओ। सर ये पॉलिसी क्या होता है, आइए रूल्स में डेफिनेशन देख लेते हैं। 2.1 है, पॉलिसी क्या है, एक स्टेटमेंट है, आपकी क्या अप्रोच है, एंड डायरेक्शन गिवन बाय द बोर्ड ऑफ अ कंपनी टेकिंग इनटू अकाउंट रिकमेंडेशन ऑफ सीएसआर कमेटी। ऊपर क्या देख रहे थे, अरे कमेटी बना रही है, बना के किसको बता रही है, बोर्ड को। अंत में हम क्या कह रहे हैं
कि अंत में पॉलिसी कंफर्म कौन करेगा, आप सीखिए यहां से, कंफर्म कौन करेगा, बोर्ड। कमेटी छोटी है, बोर्ड बड़ा है। एंड इंक्लूड्स आपके गाइडलाइन, प्रिंसिपल, सिलेक्शन, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज। क्योंकि देखिए कौन सी एक्टिविटी आपने सेलेक्ट करनी है, किस तरह से काम करना है, उसको संभालेगा कौन। तो एक तरह से आपका ये क्या होगा, हर साल का एक एक्शन प्लान होगा ना, ये सब कुछ पॉलिसी में आप लिख के देंगे। तो आइए फिर से देखते हैं। तो पहला काम क्या था, बनाओ एंड बताओ बोर्ड को। नंबर 2, रिकमेंड करो कितना खर्चा आपने उस एक्टिविटी के ऊपर लगाना है। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, मैंडेटरी 2% प्रॉफिट का लगाना पड़ता, पढ़ेंगे हम। तीसरा, देखिए ये सिंपल वैसे ही है, अगर हमने सीए कोर्स ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अगर हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे कि कोर्स कैसे करना है, रिवीजन कैसे करनी है, पास्ट क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी नहीं देखेंगे, फिर बात नहीं बनेगी। सेम वैसे कहते हैं इसको मॉनिटर तो करो फ्रॉम टाइम टू टाइम। और 5 सब रूल 2 क्या कहता है, ड्यूटीज क्या है, तो कहता सब मतलब सब सेक्शन देखिए 3 ने भी कुछ बता दी ड्यूटीज, कुछ रूल बता रहा है। क्या बता रहा है, देखिए पहला पॉइंट तो लगभग वही है, शेड्यूल 7 के हिसाब से आप अपने एक्टिविटी को हो, प्रोजेक्ट का हो या प्रोग्राम, बस थोड़ा सा वर्ड्स में फर्क आ गया और कुछ नहीं है। नंबर 2, किस तरह से उन्हें एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से आप पैसा यूटिलाइज करोगे, क्या आपका शेड्यूल होगा, घूम फिर के वही मतलब है, किस तरह से मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग। एक बढ़िया पॉइंट यहां देखिए, डिटेल्स ऑफ नीड एंड इंपैक्ट असेसमेंट, मींस जो काम किया उसका इंपैक्ट क्या पड़ा समाज के ऊपर। अगर आप हॉस्पिटल वगैरह दवाइयों का काम कर रहे हो तो उससे, या एजुकेशन का कर रहे हो, समाज के ऊपर इंपैक्ट क्या है, इस इंपैक्ट के ऊपर हम आएंगे बाद में डिटेल में लेटर ऑन। और फिर यह भी बताया गया है, आप चाहें जो भी आपका प्लान है, एक्टिविटी है, प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, आप बदल भी सकते हैं एज पर रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी बेस्ड ऑन रीजनेबल जस्टिफिकेशन। जैसे मान लीजिए हम दुआ करते हैं कोविड नाम की कोई चीज ना रहे, तो उसके बाद आप रिसर्च क्यों करेंगे, आप तो मॉडिफाई कर लो आप, बस उसके पीछे एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। और कोविड के दौरान तो देखिए हर कंपनी जो पैसा लगाती है तो कोविड के ऊपर तो उन्हें लगाना ही लगाना चाहिए, तो अपना कोई और काम छोड़ के कोविड पे लगाएं, देखें ना ऑल्टर कि यार ये समय की क्या है, एक नजाकत है। तो इसके साथ हम आ गए सबसेक्शन 4 में। 3 में क्या था बेटा, कमेटी की ड्यूटीज थी। प्लीज शब्दों को गौर से फरमाइएगा। देखिए मैंने हाईलाइट भी डिफरेंट कलर से किया है, बहुत मेहनत करी है। जिस तरह से आप ये नोट्स देख रहे हो आपको शायद जैसे भी महसूस हो, लेकिन उसके पीछे जो एफर्ट होते हैं, जो आर होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। यहां पे बोर्ड की ड्यूटी है बेटा सब सेक्शन 4 में। रेड विद इसके साथ हम रूल 9 भी ले रहे हैं, वैसे 7 और 8 में भी कुछ बोर्ड की ड्यूटीज आपको दिखेंगी। देखिए क्या कहता है, कहता है जो बोर्ड है, क्या किया था कमेटी ने, बनाया था, रिकमेंड किया था पॉलिसी बोर्ड को, तो कहता वो उसे देखे जो कमेटी ने बना के दिया। उसमें यही वर्ड था ना, सीएसआर पॉलिसी जो डेफिनेशन पड़ी कि भाई साहब असल में तो यही ठप्पा लगाएंगे उसके ऊपर, अप्रूव करेंगे और ऑब्वियसली उसका डिस्क्लोजर वगैरह होगा उनकी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। साथ में कहता है अगर कंपनी की वेबसाइट अगर हो तो आम जनता के लिए उसके ऊपर चढ़ा दीजिए कि हम ये कार्य करेंगे। देखो रूल 9 यही कह रहा है, डिस्प्ले ऑफ सीएसआर एक्टिविटी ऑन इट्स वेबसाइट, किसके लिए, फॉर पब्लिक एक्सेस, कि आम जनता देख सके अगर हो तो। नंबर 2, आप बोर्ड है, आपका काम ही क्या है, इंश्योर करना कि जो एक्टिविटी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट आपने चूज किया उसके हिसाब से कार्य हो। तो यहां कोई रट्टे वाली चीज नहीं है, सिंपल बिजनेस स्टडी चल रहा है। जो टेक्निकल चीज थी, जितना मैंने पढ़ा उसका मैंने चार्ट आपको ऑलरेडी बना के दे दिया है। दैट इज द रियल क्रंच गेम। ये तो आप रीड करोगे, यू कैन मैनेज इन द एग्जाम। देन अब देखिए जब हम बात रिपोर्टिंग की कर रहे हैं तो एक स्पेशल रिपोर्टिंग सीएसआर के ऊपर, जो हमने कहा था बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट होता है, ये रूल 8। तो कहता है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ही शैल इंक्लूड एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर भी। और अगर आप फॉरेन कंपनी हैं तो फॉरेन कंपनी को भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन कंपनी को अपने खाते बनाने पड़ते हैं सेक्शन 381 के अंदर। देन अब तीसरा पॉइंट देखिए, जैसे मैंने कहा था इंपैक्ट असेसमेंट की बात करी थी जो मैंने, कहता है एवरी कंपनी हैविंग एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन ऑफ फंड करोड़ रुपीज और मोर, मतलब अगर आप 1 करोड़ या उससे ज्यादा लगा रहे हैं, राइट, और कब से लगा रहे हैं, पिछले 3 साल से। करोड़ रुपया काफी अच्छा होता है, लगातार 3 साल से आप लगा रहे हैं किसी कार्य में, जैसे स्पोर्ट्समैन डेवलप कर रहे हैं और पता चल रहा है कि हमारा स्पोर्ट्समैन 10% भी इंप्रूव नहीं कर रहा, अरे क्या फायदा। आप ये तो देखो उसका इंपैक्ट असेसमेंट,
पेड़ पौधे लगा रहे हो वो अच्छी क्वालिटी के भी हैं या नहीं, बस पेड़ लगाए उसके बाद पानी कभी डला ही नहीं, तो हम सोच रहे थे फल लग गया होगा और पेड़ की तो हमें लाश भी नहीं दिखेगी। तो इसलिए इंपैक्ट तो देखो यार। तो कहते हैं ये काम आप किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी करवा सकते हो। अगर आपका आउटले जो मैंने ऊपर कहा कम से कम आप कितना रुपया लगा रहे हो, 1 करोड़ या उससे ज्यादा लगा रहे हो 3 साल तक, एंड कहता अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो लगातार 3 साल से लगा रहे हो और वो प्रोजेक्ट अभी तक एंड विच हैव बीन कंप्लीट हो गया, तभी देखिए इंपैक्ट तो तभी देखना चाहिए ना। नॉट लेस देन 1 ईयर बिफोर अंडरटेकिंग द इंपैक्ट स्टडी। सिंपल भाषा में 1 साल खत्म हो जाना, मतलब यहां पॉइंट क्या है, कहता जब आपने इंपैक्ट असेसमेंट करना है, प्रोजेक्ट क्या हो गया हो कंप्लीट, और कंप्लीट हुए कम से कम उसका कितना टाइम हो गया हो, 1 साल कंप्लीट होने के बाद असेसमेंट करो ना यार। पहले तो काम चलने दो, फिर कंप्लीट होने दो, कंप्लीट होने के 1 साल बाद देखो ना। जैसे बच्चा, आप लोग सीए के लिए तैयारी कर रहे हो, पहले तैयारी करो, ये देखेंगे ना कि हाँ उसके बाद बच्चा पेपर देगा, रिजल्ट आएगा, फिर देखो ना इसने क्या किया भाई, क्या इंपैक्ट है, किस तरह से तैयारी थी। तो कहता उसके बाद आप ये करवाओ, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से आप करवा सकते हैं। देन और कहता है इसकी भी एक रिपोर्ट बना के बोर्ड के पास पेश होगी, और ऑब्वियसली ये सीएसआर से रिलेटेड है तो ये सीएसआर रिपोर्ट का एक एनेक्चर हो गया। देन अब देखिए जब आपने ये असेसमेंट करवाया किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से, पैसे तो लगेंगे, मुफ्त में थोड़े कोई करके देगा, तो खर्चा हुआ ना। तो कहता है जो खर्चा हुआ, मे बुक द एक्सपेंडिचर टुवर्ड सीएसआर फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। मतलब मान लीजिए जैसे मैंने कहा था 2% पैसा लगाना है, मान लो नेट प्रॉफिट है 100 करोड़, तो हम ये कहेंगे ना 2 करोड़ लगाना है, लेकिन 2 करोड़ लगाना है, ये स्टडी करवाने में हमारी फीस लग गई जी 20 लाख। तो प्रश्न ये है हमारी जेब से तो 2 करोड़ 20 लाख चले जाएंगे, तो इसलिए इस 20 लाख जो फीस दी है उस एजेंसी की, उसको सीएसआर का खर्चा मानना चाहिए। तो दैट मीन्स इस साल हमें प्योरली सीएसआर पे 1 करोड़ 80 लाख ही लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहां पे भी एक कंडीशन है, विच शैल नॉट एक्सीड, क्योंकि मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं, मैं अगर इस फिगर को कर दूं 20 करोड़, राइट, और यहां कह दूं मैं फीस लगी जी 4 करोड़, 4 करोड़ फीस तो बहुत ज्यादा है यार, फीस ही लगा दी आपने। तो कहता है आप खर्चा कितना सीएसआर का मान लोगे, विच शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर फॉर दैट ईयर, और कंपेयर्ड विद 50 लाख विच एवर इज व्हाट लेस। कहने का मतलब अगर ये लिमिट है तो 50 लाख रुपए को ही सीएसआर का खर्चा माना जाएगा। तो अगर आपने 20 करोड़ खर्चने थे, 50 लाख फीस में एडजस्ट हो जाएंगे, 19.5 करोड़ आपको सीएसआर पे लगाने पड़ेंगे। तो एक लिमिट लगा दी गई है। पहली बात आपको बेनिफिट दिया, बट यह मिस एप्रोप्रिएशन हो सकता है ना, किसी भी एजेंसी के साथ मिलकर आपको भाई तेरे को 4 करोड़ दे देंगे, तू 2 नंबर में हमें 3 करोड़ वापस कर देना, यही तो होता है हिंदुस्तान में। तो हमने कहा हम इतने बेवकूफ नहीं है, हम आपको एडवांटेज दे रहे हैं, बुक द एक्सपेंडिचर, तो एक सीलिंग लगाएंगे, जितना खर्चा किया है उसका 5% कंपेयर्ड विद 50 लाख विच एवर इज लेस। तो यहां पे भी एक एग्जाम में प्रश्न बन के आ सकता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, चाहे इस पॉइंट पे लिख लीजिए पीपी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो देखिए इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मेन सेक्शन पे, सब सेक्शन 5। एक 1 बड़ा इंपॉर्टेंट था, बाकी बिजनेस स्टडीज वाले रह गए, क्योंकि 2 में क्या है डिस्क्लोजर, 3 में क्या है कमेटी की ड्यूटी, 4 में क्या है बोर्ड की ड्यूटी, 5 में आ गया भैया सीएसआर पे पैसा कितना लगाना है, रेड विद रूल नंबर 7 एंड 10। कहता हर साल ये बोर्ड की जिम्मेवारी है, आप 2% लगाओ, किसका, ये रहा नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट से पहले देखो वर्ड क्या है, एवरेज। एवरेज तो कुछ सालों का प्रॉफिट होता है ना, हाँ उसने ही कहा एवरेज नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाए हैं, कब, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लो। सर कंपनी को बने 3 साल ही नहीं हुए, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुए, तो उतने का ले लो। ये अमेंडमेंट आई है, देखिए ये अमेंडमेंट एक्ट 2019 की अमेंडमेंट है, लेकिन ये नोटिफाई कब हो रही है, 22 जनवरी 2021 को। तो ये कमी थी लॉ में, तो सुधारी गई, लेकिन आप देख रहे हैं सुधार दी 2019 में, 2 साल लग गए उसको इंप्लीमेंट करने में। और वेयर द कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन ड्यूरिंग सच इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर बने 1 साल हुआ तो 1 साल का, 2 साल हुआ तो 2 साल का भाई। जैसे एक सिंपल भाषा में देखिए, मान लीजिए यहां पे भी एक एग्जाम्पल हमें देखना पड़ेगा, मान लीजिए एक एक्स लिमिटेड है, COI स्टैंड्स फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये जनाब हमें मिला मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, क्या हमारे ऊपर 135 लगेगा? 135 तो 3 लिमिट के ऊपर बेस्ड है, नेटवर्थ, टर्नओवर
या नेट प्रॉफिट। मान लो ना तो ये 18-19 में लगा, ना हमें 19-20 में लगा, क्लियर है, सेक्शन नहीं लगा। बट 19-20 में क्या हो गया, हमारा नेट प्रॉफिट 10 करोड़ हो गया, लग गया सेक्शन। लेकिन सेक्शन लगा कब? 20-21 में लगा। अब 20-21 में आपने खर्च करना है, तो 20-21 साल तो खत्म हुआ ही नहीं है, उसका प्रॉफिट थोड़े अभी आया। तो कहता 2% खर्च करो, लेकिन प्रॉफिट कौन सा लोगे आप? पिछले 3 साल का। अब पिछले 3 तो आपको मिलेंगे नहीं भैया, कितने मिलेंगे? 2 ही मिलेंगे। मान लो यहां आपका प्रॉफिट था 2 करोड़, 2 करोड़, तो 4 करोड़ हो गया, डिवाइड बाय 2 करो। सर डिवाइड बाय 2 क्यों? अरे बेटा एवरेज है, 2 साल है तो 2 से करोगे, 3 साल होता तो किससे डिवाइड करते? 3 से करते। तो डेट मीन्स 2 करोड़ आ गया, उसका कितना लो? 2%। ये पैसा आपने खर्चना, और ये पैसा कब खर्चना? ये खर्चना आपने 20-21 में। तो यहां पे ध्यान दीजिए क्या बनते हैं फिर से? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, राइट। तो ये थोड़ा एक टेक्निकल है, आप दोबारा देखिए इस पॉइंट को, गलती ना हो जाए आपसे। कहता CSR में पैसा लगाना है, तो मैं कहता हूं पैसा तो बाद में लगाएंगे, पहले देखो सेक्शन लगेगा या नहीं। जैसे मैंने उदाहरण लिया, कंपनी बनी 18-19 में, वो 3 लिमिट है, वो 3 लिमिट देखनी भी पिछले साल की होती है, तो पहले साल तो नहीं लगा। और मान लो 19-20 में भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि 19-20 के लिए वो 3 लिमिट 18-19 की देखनी सेटिस्फाइड नहीं है। अब आगे जी तीसरा साल 20-21, 20-21 में फिर से 3 लिमिट देखोगे, किस साल की? पिछले साल की 19-20 की। मान लो 19-20 में प्रॉफिट है 10 करोड़, तो भैया आपके ऊपर सेक्शन लग गया। अब 20-21 में जो पैसा खर्च करना है आपने, वो 20-21 का प्रॉफिट तो भी आया नहीं, कोई साल खत्म थोड़े हुआ है, इसलिए लॉ बड़ा सही बनाया गया। पैसे खर्च करो 2%, किसका? नेट प्रॉफिट का, एवरेज लेते हुए कितने साल की? 3 साल। 3 साल कौन से भैया? एक एक वर्ड देखो, पिछले हैं। लेकिन मान लो कंपनी को बने 3 साल हुए ही नहीं, जैसे मेरे उदाहरण में बने हुए कितने साल हुए भैया? 2 साल हुए। तो हम यही अमेंडमेंट यहां पे देख रहे हैं। तो आप 2 साल के पिछले प्रॉफिट, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया, ले लो, एवरेज लेना है ना, तो 2 साल है तो डिवाइड बाय 2 करोगे, 3 है तो 3 करोगे। और अगर कंपनी के पिछले 5 साल हैं तो पिछले 5 साल नहीं लेने भैया, ये गलती मत करना, लेने ही कितने हैं? 3 साल लेने हैं। ये खर्च करो आप, कब खर्च करो? ये 2% निकाल के 20-21 में। सो दिस वाज द टेक्निकल पार्ट, आई होप सो यू गॉट इट। देन एक प्रोविजन आती है, मान लीजिए जनाब कंपनी है महाराष्ट्र की, मुंबई की, तो डैट मीन्स आप रिसोर्सेज कहां से उठा रहे हो? सर मुंबई से। कचरा कहां डाल रहे हो? सर मुंबई में। और आप CSR का पैसा जाकर के मैसूर में लगा दो, इज दिस फेयर? नहीं ना। इसलिए हमने प्रोविजन डाली। प्रोविजन का यहां मतलब है कंडीशन, कि आप जो स्पेंडिंग करते हुए प्रेफरेंस दें किसको? लोकल एरिया या उसके आसपास वाले इलाकों को जहां पे आप काम कर रहे हैं, फॉर स्पेंडिंग। दिस इज कॉमन सेंस। एंड एक MC का सर्कुलर भी आया था 2018 में, कि आपने इस प्रोविजन को फॉलो करना है लेटर एंड स्पिरिट में, मींस दिल से फॉलो करो। क्योंकि हम ये नहीं कर रहे हैं कि मतलब कहीं और कर दो। और वैसे भी देखिए यहां पे वर्ड क्या है? शेल है। शेल का मतलब ही क्या होता है? मस्ट। आप पक्का पैसा उसी लोकल इलाके में लगाएं, राइट। फर्दर नेक्स्ट प्रोविजन आती है, अगर आपने पैसा खर्च नहीं किया, वो 2% खर्च करना था, मान लो किया नहीं आपने, अब क्या होगा? कहता बोर्ड अपनी रिपोर्ट के अंदर पहली बात उसके कारण लिखेगा। ऐसा क्या हो गया? जैसे आप कहोगे कोविड हो गया, बाहर निकलने से हम डर रहे थे, चल जाएगा। अब यहां से अमेंडमेंट वाला हिस्सा स्टार्ट होता है। अगेन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की अमेंडमेंट है, लेकिन नोटिफाई कब होती है? 22 जनवरी 2021 को। ये जहां पे भी स्टार और यहां तक देखिए, इस तरह से मैंने हाईलाइट भी की इन चीजें। तो कहता आपने पैसा खर्च नहीं किया, एंड अनलेस द अनस्पेंट अमाउंट रिलेट्स टू एनी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट रेफर्ड इन सबसेक्शन 6। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सर कितना पैसा खर्च करना है? कौन सा सबसेक्शन पढ़ रहे हैं बेटा? बेटा 5 पढ़ रहे हैं। अब बात क्या आ गई? पहले कहता पैसा खर्च नहीं किया, कारण बताओ बोर्ड रिपोर्ट में। दूसरा क्या आ गया? कहता अगर ये जो पैसा है ये किसी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 6 में, राइट। तो कहता है ये पैसा आप ट्रांसफर कर दें किसी फंड में। कौन सा फंड? हम बहुत सारे पढ़ के आए थे शेड्यूल 7 में। और ये पैसा आप ट्रांसफर कर दें 6 महीने के अंदर अंदर, जो वो साल खत्म हो गया। मतलब सिंपल समझिएगा, पहले ये ऊपर से ही ले लेते हैं हम एग्जाम्पल।
ये 20-21 में आपने खर्च करना था, राइट? और ये अमाउंट बन रहा था 4 लाख रुपया। 20-21 में स्पेंड नहीं किया, राइट? तो 20-21 है, कहां खत्म हुआ साल? सर 31 मार्च 21 को। उसके अंदर ऐड कर लो 6 महीने, कहां आ गए? 30/9/21 में आ गए। 30/9/21 तक आप ये पैसा ट्रांसफर कर दें किसके अंदर? फंड जो कहां बताए गए हैं शेड्यूल नंबर 7 में। और कब ट्रांसफर कर दें ये लिखा ना, 6 महीने के अंदर अंदर, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो। बाकी इसके ऊपर मैं डिटेल कहां पढ़ाऊंगा? रूल नंबर 10 बिलो। आइए आपको रूल नंबर 10 के बारे में भी पहले बता दें। बताना बहुत कुछ है, क्योंकि यहां देखिए मैंने लिख के दिया था नेट प्रॉफिट के साथ मैंने एक वर्ड लिख के दिया। क्या होता है नेट प्रॉफिट? क्या अकाउंट्स वाला प्रॉफिट है? नहीं, इसकी एक एक्सप्लेनेशन है, वो भी देखेंगे। तो समस्याएं बहुत हैं देखने वाली। यहां पे देखिए ये बता रहा ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंट अमाउंट, रूल नंबर 10 कहता है एनी फंड जो शेड्यूल नंबर 7 के अंदर, जो ऊपर था लगभग सेम आंसर वही है रूल 10 वाला। अब क्या आ गया? अब आगे नेक्स्ट प्रोविजन, और ये नेक्स्ट प्रोविजन भी जो आई है ये इंसर्ट हुई अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो कि नोटिफाई हुआ 22 जनवरी 2021 को। क्या कहती है? कहता अगर कंपनी ने खर्चा कर दिया ज्यादा, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल लिया था कि आपको खर्च करना है 4 लाख, नहीं किया तो फंड में डाल दिया। लेट्स से आपने खर्च दिया 7 लाख, एक्सेस बताओ कितना हो गया? सर 3 लाख हो गया। क्वेश्चन ये है क्या हमें नेक्स्ट ईयर इसका बेनिफिट मिल जाएगा? जैसे आप इनकम टैक्स में पढ़ते हैं लॉसेस होते हैं कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ, ये पहले नहीं था, ये बड़ी अच्छी चीज इन्होंने करी है। देखिए कंपनी बड़ी अच्छी है, लगाने थे 4 लाख 7 लाख लगा दिए। होता ना कई बार दिल पे हो जाता है, नहीं यार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, पैसा ज्यादा लग रहा है, मैं लगा दूंगा, लगा दिया, तो उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलना चाहिए, यही कह रहा है। कहता है जो एक्सेस है कंपनी में मर्जी है आपकी, आपको सेट ऑफ का बेनिफिट दे रहे हैं आने वाले सालों में। सच नंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आने वाले साल कितने? जैसे इनकम टैक्स में आप पढ़ते हो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड टाइम पीरियड चलती है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप पढ़ते हो 8 साल, स्पेकुलेशन लॉस पढ़ते हो आप 4 साल, राइट? तो कितने साल? तो इसके बारे में हमें आंसर कहां मिलेगा? क्योंकि यहां वर्ड क्या है? एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और उसका मतलब पूरे लॉ में मैंने आपको क्या सिखा रखा है भैया? आंसर मिलेगा आपको रूल्स में। आइए चलते हैं रूल नंबर 7, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, लेकिन उसका सब रूल 3 की बात करेंगे, बाकियों पे बाद में आते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सेट ऑफ। कहता अगर कंपनी ने खर्चा कर दिया, सेट ऑफ कर सकते हैं कितने साल? आने वाले 3, आने वाले 3 साल। जैसे मेरा उदाहरण था, अगर आपने 20-21 में खर्च कर दिए, वो 3 लाख एक्स्ट्रा थे ना, या तो 21-22 में एडजस्ट कर लो, या 22-23 में कर लो, या 23-24 में। क्या 24-25 में कर सकते हैं? द आंसर इज नहीं, वो लैप्स मार गया। तो यहां पे भी देखिए हाईलाइट किया हुआ कलर से, बहुत मेहनत करिए नोट्स में। ये पीडीएफ यू विल गेट, सो जहां पीपी लिख रहा हूं ये आप लिख लीजिएगा। इस लेक्चर को भी हो सकता है आपको 2 बार देखना पड़े, आप देखिए, चीज को टिकाइए। सो कंडीशंस है, लेकिन कहता एक्सेस अमाउंट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ शेल नॉट इंक्लूड द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सीएसआर एक्टिविटी इफ एनी इन परसुएंस ऑफ सब रूल 2। अरे बाप रे बाप, 3 क्या कहता है? कहता है कंडीशन समझनी है ना, पहले ऊपर वाला पढ़ के आओ, सब रूल 2 पढ़ के आओ। पढ़ते हैं भाई। और साथ में कहता है इसके लिए कंपनी की बोर्ड मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा? एक रेजोल्यूशन। तो पहली बात हमें यहां पे सब रूल 2 देखना है, तो आइए एक बार सब रूल 2 क्या, फिर हम ये पूरा का पूरा एक बार देख लेते हैं, जबकि अभी भी हमारा पेंडिंग पड़ा है नेट प्रॉफिट क्या होता है। इसलिए सब सेक्शन 5 को मैं हार्ट मान के चलता हूं इस सेक्शन का। एक सब सेक्शन 1, एक 5, ये पक्का पता होना चाहिए। ये 2 सब सेक्शन तो दिमाग में बिठा लो, वैसे भी आसान था। पहला आपका कमेटी वाला आ गया, नंबर 2 डिस्क्लोजर बोर्ड रिपोर्ट में आ गया, 3 कमेटी की ड्यूटीज आ गई, 4 बोर्ड की आ गई, 5 ये खर्चा आ गया। अब देखिए हमने खर्चा करना है 2% करना है, कौन खर्च कर रहा है? कंपनी कर रही है ना। उसके लिए आप कोई स्टाफ भी तो रखा होगा। मान लो वही एग्जांपल लेते हैं, हमें 4 लाख खर्च करना है, लेकिन हमने रखा उसके लिए स्टाफ को देनी पड़ती है जनाब सैलरी।
कोई बिल्डिंग भी बनाई होगी, बिजली का बिल, ये वो फलाना टमकाना, मान लो ये खर्चे हो गए हमारे 1 लाख, तो हम तो कहेंगे CSR के चक्कर में हमारे तो ठुक गए 5 लाख। तो डोंट यू थिंक ये 1 लाख का हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, इसको भी CSR का खर्चा मानना चाहिए? तो ये कह रहा है कि बोर्ड की ड्यूटी है इंश्योर करे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कॉस्टिंग में आप पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, राइट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे, shall not exceed 5% of total CSR expenditure of the company for the financial year। क्या सीखा? ये 4 लाख का 5% भैया कितना होता है? 20,000 रुपए। अगर आपने 1 लाख खर्च कर दिए, सॉरी, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको 20 का मिलेगा, मतलब आपको CSR के ऊपर कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 3.8 लगाना पड़ेगा। ये वही आ गया जो हम बात कर रहे थे जब इंपैक्ट असेसमेंट के ऊपर आपने फीस दी थी इंडिपेंडेंट एजेंसी को, जो हमने लिमिट पड़ी थी 50 लाख से ज्यादा नहीं। अब प्रश्न है क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड? भैया इसकी डेफिनेशन मिलती है रूल 2(1)B के अंदर। कहता है ये वो खर्चा है जो कंपनी ने किया जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लिस्ट नहीं दी, समझ जाओ, ऑफिस उससे रिलेटेड जो भी आपने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया, जो भी आपने काम किया, लोग रखे, हाँ ये बता दिया, इसको नहीं मानेंगे। एक्सपेंसेस डायरेक्टली इनकर्ड फॉर डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरी, इवैल्यूएशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट और प्रोग्राम, जो भी आपका प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है, किस तरह से हमने ये काम करना है, आपने उसके ऊपर क्या बनाया? एक डिजाइन, आपने क्या किया, उसका एक इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरी, इवैल्यूएशन। कहता वो प्रोग्राम जो तैयार करवाया उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हम नहीं मानेंगे। तो ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, इस पे भी लिख लीजिएगा। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस तरह से छोटी सी एक बन के आ सकती है। टेक केयर। अब हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सेट ऑफ, कर सकते हो आने वाले 3 साल, लेकिन कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? ये कुछ था। इसको पढ़ने के लिए सब रूल 2 देखना पड़ेगा। देखो क्या कहता है, कहता है एनी सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR एक्टिविटी। सर सरप्लस कहां से आ गया? अरे जैसे हमने सोचा था 4 लाख खर्चेंगे कि हमने बच्चों को ये एजुकेशन देनी है, बट मान लो उनकी फीस फूस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्चा ही 3.5 लाख लगा। हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया, उसके ऊपर खर्चा ही 3.5 लाख लगा, हमारे 50,000 बच गए, सरप्लस हो गए ना। क्या होगा इसका? कहता है इसको हम बिजनेस प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मानेंगे कि आप मान लो कि ये बिजनेस प्रॉफिट हो गया। हाँ, ऐसे तो हर कोई मान लेगा। कहता है ये जो 50,000 इसको दोबारा से लगाओ इन द सेम प्रोजेक्ट, कहीं और ब्लड डोनेशन करवाओ, कुछ और बच्चों को एजुकेशन दो, या अनस्पेंट CSR अकाउंट में डालो, राइट? या अभी जो रूल 10 के साथ पढ़ा गया था, किसी फंड में डालो, जो कहां बता रखा है शेड्यूल 7 में, और जैसे वहां भी पढ़ाया था कितने दिन के अंदर डालना है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर। या तो अनस्पेंट CSR अकाउंट, या दोबारा से उसी प्रोजेक्ट में, या किसी फंड के अंदर डालो। तो अब ये क्या कह रहा है? कहता था एक्सेस अमाउंट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ शैल नॉट इंक्लूड द सरप्लस। सरप्लस क्या था? मैंने क्या एग्जांपल दिया? सरप्लस बड़ा सिंपल मैंने बताया। ये जो एक्सेस वाला एग्जांपल क्या दिया था सेट ऑफ का, 4 लाख लगाने थे, 7 लाख लगा दिए, वो 3 लाख एक्सेस है। ये वाला सरप्लस जो मैंने कहा ये बच गया, नेचुरल है, ये कोई सेट ऑफ का लेना देना इससे नहीं। दैट इज द पॉइंट। नाउ चलिए हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। CSR एक्सपेंडिचर में ही था। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कोई कैपिटल एसेट खरीद, मतलब जैसे एक बिल्डिंग बनवा दें, एक बिल्डिंग बना दें ऑर्फन ओल्ड एज, क्या वो CSR कहलाएगा? कहता हाँ। तो कहता आप ऐसा कर सकते हैं। अब वो बिल्डिंग को संभालेगा कौन? उस ऑर्फनेज को, ओल्ड एज को चलाएगा कौन? कहता विच शैल बी हेल्ड बाय। आप क्या करो, आप एक कंपनी बना सकते हो, सेक्शन 8 तो जानते हो आप, फिलैंथ्रोपिक पर्पस, नॉट फॉर प्रॉफिट। ऐसी कंपनी बना के उसको हैंड ओवर करवा दो, या कोई एक ट्रस्ट बना दो, या कोई सोसाइटी बना दो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए, राइट? इसके बारे में हम बाद में और भी अच्छा पढ़ेंगे। और जब ये बनाओगे उसको एक स्पेशल CSR रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाएगा। या क्या करो आप, जो बेनिफिशियरीज हैं, जो बच्चे वहां रह रहे हैं या ओल्ड एज वाला है, जो बेनिफिशियरीज हैं उनको हैंड ओवर करवा दो। या क्या करो आप, पब्लिक अथॉरिटी, सरकारी। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी? हर जगह करा रही है। अब पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है? ये है रूल 2(1)J के अंदर। कहता है पब्लिक अथॉरिटी का मतलब जानना है, जाओ RTI से पूछ के आओ।
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मैं गया उसके पास, मैंने कहा भाई साहब आप बता दो। तो वो कहता है कि पब्लिक अथॉरिटी, एक वर्ड सारे आप जानते हो क्या मतलब बना, सरकारी। तो वहां से भी यही मतलब पता चलता है, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड, कोई भी एसोसिएशन को, बॉडी का हो, राइट, चाहे संविधान के द्वारा, लॉ के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कोई नोटिफिकेशन के द्वारा। बल्कि एक चीज और बढ़िया बताई गई पब्लिक अथॉरिटी में, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कोई एनजीओ है जिसको सरकार अपनी तरफ से क्या देती है, फंड्स। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो कहते हैं इसको भी पब्लिक अथॉरिटी मान लेंगे, जिसको आप एक सब्सटेंशियली फंडिंग कर रहे हो, चाहे वो सरकारी एक्ट के द्वारा नहीं बनी है। तो तीन काम हुए, कैपिटल एसेट खरीदना है, या तो कोई कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी बना के उसके नाम कर दो, या बेनिफिशियरीज को दे दो, या पब्लिक अथॉरिटी पे। फिर प्रोविजन आती है कि अगर कंपनी ने कोई कैपिटल एसेट क्रिएट किया है, कब क्रिएट किया है, अब ये तो नए रूल्स है, मैंडेड रूल्स 22 जनवरी को आए थे 2021 को। कहता अगर इससे पहले, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स, इससे पहले क्रिएट किया है, तो कहता 182 डेज के भीतर भीतर जैसे ये रूल स्टार्ट हुए, मींस इस डेट से 22 जनवरी से, कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस रूल। कहने का मतलब है इससे पहले कैपिटल एसेट था, किसके नाम रखना था, सर वो सेक्शन 8 कंपनी, बेनिफिशियरी पब्लिक अथॉरिटी। करो 182 दिन के अंदर, 182 डेज के अंदर आप ये कार्य करो। हाँ नहीं कर पाओगे, आपको एक्सटेंशन हम दे देंगे 90 दिन का, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसके लिए एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। वो आज के दिन सबके पास है, कोविड, रीजनेबल जस्टिफिकेशन, राइट। तो 90 दिन का टाइम बढ़ाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हम कहां से कहां पहुंच गए। दरअसल बेटा अभी तक हम सब सेक्शन 5 पढ़ रहे हैं, मैं आपको दोबारा लौट के ले आता हूं ताकि बात आपको समझ में आए। देखिए 5 में था आपने पैसा कितना खर्च करना है, 2% करना है नेट प्रॉफिट, लेकिन वो एवरेज है पिछले 3 साल का। पिछले 3 साल बने हुए नहीं हुए, तो जितने साल हैं उसका करो, राइट। कहां करो, लोकल एरिया में करो। नहीं करोगे कारण बताओ, बोर्ड रिपोर्ट में लिखो। एंड एक कहानी अभी तक और हमारी ये अटकी हुई है, सब सेक्शन 6 में देखेंगे। अगर कहता आपने पैसा खर्च नहीं किया और वो किसी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो आप उसे शेड्यूल 7 के किसी फंड में डाल दो 6 महीने के भीतर भीतर, साल खत्म होने के। और अगर एक्स्ट्रा कर दिया तो सेटअप हमने पढ़ा, आने वाले 3 साल में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब प्रश्न ये था नेट प्रॉफिट का मतलब क्या, कहता है नेट प्रॉफिट निकालेंगे आप सेक्शन 198 के मुताबिक। अब बेटा सेक्शन 198 कहां पढ़ते हैं हम, कंपनीज एक्ट में इसके ऊपर पढ़ते हैं बेटा चैप्टर नंबर 13, ये पढ़ोगे आप सीए फाइनल में। लेकिन बेटा आप अकाउंट्स के विद्यार्थी हो, आप अकाउंट्स की क्लास में एक टॉपिक पढ़ते हो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, जहां पे आपने वो देखा होगा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की वो ओवरऑल लिमिट 11% वाली, और फिर वो 5, 10% वाली, 1, 3% वाली आप निकालते हो, याद आ गया। तो अकाउंट्स में आपने वो नेट प्रॉफिट निकालने का एक फार्मूला सीखा हुआ है जो कि कंपनीज एक्ट ने दिया है। कहता नेट प्रॉफिट का मतलब है उसी के मुताबिक। लेकिन एक समस्या और है, कहता फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन नेट प्रॉफिट शैल नॉट इंक्लूड, कहता लेकिन थोड़ा फर्क है, सच सम्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब ये प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मानेंगे जो रूल बता सकते हैं। वैसे कहता है निकालना कैसे है नेट प्रॉफिट 198 के मुताबिक। तो हमने कहा भाई नेट प्रॉफिट में क्या नहीं और ऐड करना, या यूं कह लें माइनस करना, बताइए रूल। ये रहा बेटा आपके सामने रूल 21H के पास। हमने कहा भैया बताओ क्या ना लें, कहता 2 चीजें छोड़ दो। हमने कहा क्या, कहता देखो मान लो एक एक्स लिमिटेड है, इसकी ब्रांच है जी एट यूके। अरे ब्रांच कंपनी का हिस्सा है, मान लो नेट प्रॉफिट कमाया इसने 6 करोड़, यहां से 4 करोड़, टोटल हो गया 10 करोड़। तो माना जब हमने सीएसआर पे लगाना होता है 2% लगाना होता है, पिछले 3 साल के एवरेज पे लगाना होता है, ये मत भूलिए। लेकिन अब वो जब भी जिस साल भी हम लगाएंगे परसेंटेज, कंपनी का प्रॉफिट तो 10 करोड़ हो गया। कंपनी कहती है यार दिमाग लगाओ, सीएसआर पे लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हमने इंडिया के रिसोर्सेज यूज की ना, अगर मैंने कमाए ही बाहर से हैं तो ये वाला प्रॉफिट क्यों ऐड कर रहे हो। तो कहा बात तो ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। ये लिखा है एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच, बाहर ब्रांच के ऊपर हम डेफिनेशन भी पढ़ के आते हैं अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में। चाहे वो ब्रांच ऑपरेटेड है सेपरेट कंपनी, अलग से कंपनी के रूप में काम कर रही है, या स्ट्रेट वे ब्रांच ही है। एक चीज और,
सेकेंड पॉइंट को समझने के लिए हम लेते हैं बेटा एक उदाहरण। देखो ये क्या है, हम बात करें एक्स लिमिटेड की सीएसआर के ऊपर। एक्स लिमिटेड ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, किसमें? शेयर्स में। किसके? ऑफ जेड लिमिटेड। ठीक है जी। जेड लिमिटेड ने क्या डिक्लेयर किया? समझ गए होंगे आप, डिविडेंड। डिविडेंड दिया, उसमें से एक्स लिमिटेड को मिल गए 50 लाख रुपए। अब लगाओ दिमाग, इससे क्या हुआ? एक्स लिमिटेड का नेट प्रॉफिट शूट हो गया, बढ़ गया। जितना नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा उतना ही सीएसआर पे खर्चा ज्यादा आएगा। अब समस्या क्या होती है, मान लो ये जो जेड लिमिट है इस पे भी सेक्शन 135 अप्लाइज, क्योंकि 135 तो तभी लगता है ना बेटा जब 3 लिमिट हो, नेटवर्थ वाली 500 करोड़, टर्नओवर वाली 1000 करोड़, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ वाली। अब आप अकाउंट्स में एक चीज बेसिक सीखते हो, डिविडेंड इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड देने से प्रॉफिट कम नहीं होता, क्योंकि बिना डिविडेंड माइनस किए ही आपको टैक्स ठुकता है। समस्या क्या हुई? एक उदाहरण देखिएगा। ये जेड लिमिटेड का नेट प्रॉफिट है, मान लेते हैं जी 15 करोड़, राइट। अब इसके ऊपर क्या जाएगा सर? इसका टैक्स जाएगा। टैक्स के बाद जो बचेगा सरप्लस बचा, इसमें से आप डिविडेंड दोगे ना, है ना। तो हुआ क्या, जो आप डिविडेंड दे रहे हो टैक्स आपके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, राइट। नंबर 2, जब जेड लिमिटेड के ऊपर 135 लग गया तो जेड लिमिटेड को भी तो सीएसआर के ऊपर खर्चा इसी अमाउंट पे करना है, राइट। उसके बाद डिविडेंड भी जा रहा है। अब ये डिविडेंड चला गया एक्स लिमिटेड के पास, तो डोंट यू थिंक यहां जैसे हम नेशनल इनकम के पढ़ते समय इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, कि एक ही चीज के ऊपर 2 बार टैक्स नहीं लगना चाहिए। बेचारी जेड लिमिटेड भी अपने डिविडेंड वाले अमाउंट के ऊपर सीएसआर खर्च कराई, वही अमाउंट वहीं से निकल के इसके पास आया, इसके ऊपर भी लगे, तो वो डिविडेंड जो है एक्स लिमिटेड के प्रॉफिट में ऐड नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको रिवर्स करो, मान लो अगर जेड लिमिटेड के ऊपर सेक्शन 135 नहीं लग रहा है, अगर 135 नहीं लग रहा है तो जेड लिमिटेड ने सीएसआर के ऊपर खर्चा किया नहीं किया, तो डिविडेंड यहां अगर दिया उसने तो इस डिविडेंड को नेट प्रॉफिट का पार्ट मानना चाहिए। किसके लिए? एक्स लिमिटेड के लिए। दैट इज अ बेसिक थिंग, कि डबल काउंटिंग ना हो। देखो यही लिखा है, कहता है डिविडेंड लिया, किससे लिया? अदर कंपनी से लिया, इन इंडिया, क्योंकि मैंने कहा था बाहर वाला तो लेना ही नहीं है, विच आर कवर्ड। लेकिन जिस कंपनी से लिया खुद उसके ऊपर कवर्ड है, कौन सा सेक्शन? 135। प्रोविजो क्या कहती है? हम पढ़ क्या रहे हैं नेट प्रॉफिट का मीनिंग सर? प्रोविजो है फॉरेन कंपनी से रिलेटेड, कहती है उसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अरे उसका प्रॉफिट भी, क्योंकि मैंने बताया था उसके ऊपर लगता है चैप्टर नंबर 22 आपको बताया था, तो उसका प्रॉफिट वही 2 सेक्शन है, देखिए 198 तो है ही है, साथ में उसके ऊपर 381 उसके अकाउंट्स के ऊपर लगता है, या यूं कह लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी 381 में है, तो कहता है बस उसके हिसाब से निकालना है। तो इसमें कोई नया या डिफरेंट पॉइंट नहीं है, बस सेक्शन एक जोड़ा गया है साथ में। तो आपने देखा 2% लेना है, एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का, 3 साल बने नहीं हुए तो जितने साल हैं, नेट प्रॉफिट 198 के हिसाब से निकालो। 2 चीजें छोड़ दो, बाहर से जो आपकी ब्रांच है उसका प्रॉफिट, नंबर 2 डिविडेंड मिला उस कंपनी से जिसके ऊपर खुद 135 लग रहा हो, तो इज दिस क्लियर? राइट। तो बेटा कहानी बढ़ती है आगे, जैसे हमने सेट ऑफ की बात करी थी, अगले 3 साल में कर सकते हैं, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है सेट ऑफ पे प्रश्न बन सकता है। कहता है ये एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड है तो लग गया सेक्शन, लिस्टेड है तो सेक्शन नहीं लग गया, लिस्टेड है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लग गया, ये गलती ना करें। लेकिन टर्नओवर 1200 करोड़ है तो लग गया भाई। कहता कंपनी जो है अपना 5% लगा रही है नेट प्रॉफिट का सीएसआर पे। क्या 5% लगाना होता है बेटा? 2 लगाना होता है। क्या लगा दिया कंपनी ने? एक्सेस लगा दिया, सरप्लस का बेनिफिट मिलेगा, एक्सेस लगा दिया, मिलेगा आने वाले 3 साल बताया था मैंने। कहता क्या एक्सेस एक्सपेंस अगले सालों का खर्चा मान लिया जाएगा? द आंसर इज यस।
यही बताया था, आने वाले 3 साल में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेटा जी ये आगे हम सब सेक्शन 6 पे जो मैं बता रहा था अनस्पेंट CSR अकाउंट, जो हमने पढ़ा फंड में डाल दो या इस अकाउंट में डाल दो या फ्लो बैक करो, राइट। रेड विद रूल नंबर 10 बता दूं, ये सब सेक्शन 6 जो है इंसर्ट होता है अमेंडमेंट एक्ट 2019, लेकिन अमेंडमेंट कहां से इफेक्टिव हुई? 2021 से। कहता है एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट, यही पढ़ के आए थे सब सेक्शन 5 में, और उसी में 6 का जिक्र था। और हमने वहां क्या पढ़ा था? अगर वो पैसा रिलेट करता है किससे? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था वहां पे वर्ड, वो लौट के आ गया। तो बेटा एक बार तो पहले ऑनगोइंग का मतलब देख लो, इसकी डेफिनेशन है 2(1)(i) के अंदर। कहता ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या? मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है, मतलब कई साल लगेंगे। ऐसा आपने प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, आपने कहा कि भाई साहब 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स हो गए हैं, अब अगला ओलंपिक 2024 में है, हमने खिलाड़ी तैयार करने हैं। तो बेटा कितने साल का प्रोजेक्ट हो गया? 3 साल का। यह है मल्टी ईयर। कहता हैविंग टाइमलाइन नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। तो उसने कहा मल्टी ईयर का मतलब है 3 साल से ज्यादा ना हो, लेकिन 3 साल से ज्यादा है। कैसे सर? क्योंकि क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज कमेंस्ड, राइट। तो प्लीज ध्यान दें, कहने का मतलब अगर 2021 में आपने क्या किया? कमेंस किया, तो मल्टी ईयर का मतलब क्या है? 21, 22, 23, 24 तक ये कंप्लीट होना चाहिए। दैट इज मल्टी ईयर। कहीं 3 साल आप यहां आके खत्म कर दो। एंड शेल इंक्लूड, कहता है ऐसा प्रोजेक्ट जो इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में मल्टी ईयर नहीं था, बट हुज ड्यूरेशन हैज बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर। स्टार्टिंग में कुछ नहीं था ऐसा कि मल्टी ईयर है, लेकिन जैसे कहते हैं कोई काम करते हैं उसमें दिल लग जाता है। कई बार हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, वो सीए में दिल लगा लेते हैं और अपने वो प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड बढ़ा लेते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, राइट, एंड डोंट टेक मी ऑन द नेगेटिव साइड। तो कहते हैं ऐसे किसी प्रोजेक्ट में दिल लगा लिया और काम थोड़ा डिले हो गया, उसके ऊपर एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन देनी होगी, तो हम उसे मल्टी ईयर मान सकते हैं, जबकि वो शुरुआती दौर में मल्टी ईयर नहीं था। अब हुआ क्या? अरे भाई मल्टी ईयर अगर प्रोजेक्ट है, दिमाग लगाएंगे देखिए यहां पे, तो जब है ही मल्टी ईयर, क्योंकि ऑनगोइंग का मतलब ही क्या है? मल्टी ईयर। तो जब मल्टी ईयर है तो पैसा सारा खर्च तो होगा नहीं, लॉजिक के साथ चले, क्योंकि वो तो 3 साल तक चलना है काम। कहता है पैसा स्पेंड नहीं हुआ, राइट। तो कहता है ये पैसा ट्रांसफर कर दो 30 दिन के भीतर भीतर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। साल खत्म होगा, जैसे 2021 खत्म हुआ, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप ट्रांसफर कर दो। एक स्पेशल अकाउंट खुलवाओ, जैसे हम डिविडेंड में खुलवाते हैं। कंपनी खुलवाएगी स्केड्यूल्ड बैंक में, और उसका नाम क्या रखेंगे? अनस्पेंट CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, UCSRA, राइट। इस तरह का एक अकाउंट खुलाओ 30 दिन के भीतर भीतर, और कहता है ये जो पैसा है अनस्पेंट है ये खर्च करो कितने साल के अंदर? 3 साल। 3 साल का लॉजिक समझ गए कहां से? डेफिनेशन से, क्योंकि ऑनगोइंग का मतलब ये था जिस साल स्टार्ट किया अगले 3 साल में कंप्लीट करना है। और हुआ क्या? अगर आप 3 साल में पैसा नहीं खर्च करते हो, फेलिंग, भाई साहब नहीं किया, तो फिर ये पैसा ट्रांसफर कहां करो? जो हमने पढ़ा था स्केड्यूल 7 के फंड के अंदर, अगेन 30 दिन के भीतर भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द 3rd फाइनेंशियल ईयर। टाइम पीरियड वही रखा गया 3 साल, मतलब या तो 3 साल में क्या कर दो? खर्च कर दो, बात खत्म होगी। नहीं खर्च किया है तो भाई साहब फंड में डालो, फाइनेंशियल ईयर 3 साल जो खत्म हो गए उसके अगले 30 दिन के भीतर। एक बार फिर से समझें, बढ़िया पॉइंट है ये। मैं अगेन कहूंगा इसके ऊपर पीपी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बन सकती है, अच्छी बन सकती है, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे टाइम पीरियड था। पहली बार क्या हुआ, जैसे हम यहां उदाहरण में थे, ये 2021 में स्टार्ट हुआ। मान लो हमने 2 करोड़ लगाने हैं, हमने खर्च किए 40 लाख, कितना बचा जी? सर 1.6 करोड़ बचा। क्या करो इसे? ऊपर देखते जाओ, 30 दिन के भीतर भीतर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या सीखा? 2021 कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2021 को। 30 दिन डाल लो अगले, क्या बन गए?
30 अप्रैल 21 तक बैंक में जाओ, एक अलग से खाता खुलवाओ जिसका नाम है ये, और क्या करो, आने वाले 3 साल 21-22, 22-23, 23-24 तक खर्च करो। वरना क्या करोगे आप? अगेन 30 दिन के अंदर 30 अप्रैल 2024 को वो शेड्यूल 7 के फंड में ये पैसा डाल दो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इस सेक्शन में, इस कंटेंट में इतना कुछ है कि आने वाले 3 अटेम्प्ट तक इंस्टीट्यूट पक्का क्वेश्चन पूछता जाएगा सीएसआर पे, इतना कुछ है। नाउ रूल 10 की मैं पहले बात कर चुका हूं। अब आगे बेटा जी हम सब सेक्शन 7 में पेनल्टी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे सर ये काट क्यों रखा है। दरअसल सब सेक्शन 7 इंसर्ट होता है बाय अमेंडमेंट एक्ट 2019, लागू कब हो गया? 22 जनवरी 2021 को। लेकिन आप देखिए, लेकिन ये 22 जनवरी को लागू हुआ, लेकिन इसको बेचारा पैदा नहीं हुआ उससे पहले बदल दिया। किसने बदला? अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने। क्यों? कहता मैं आ गया तो हटा तेरी पेनल्टी। वो कहता मेरी तो एक दिन स्टार्ट भी नहीं पेनल्टी, उससे पहले खत्म होगी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखिए पेनल्टी मजेदार है, और मैं कहूंगा पेनल्टी यहां बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप सोचेंगे मैं छोड़ जाऊं तो याद रखना सब सेक्शन 7 में पेनल्टी है, आपके ऊपर 6 महीने की पेनल्टी लग सकती है अगले अटेम्प्ट की। डोंट माइंड इट, मतलब याद करो, पक्का याद रखनी है पेनल्टी। कहता अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया, किसका? सब सेक्शन 5 या 6 का। क्या था 5? अरे 5 ही तो मेन था, कितना पैसा खर्च करना है। अरे 6 में तो क्या था, वो खाता खुलवाया यार, अनस्पेंट वाला, राइट? तो दैट मीन्स पेनल्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं कहता हूं बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना सकते हो पेनल्टी पे। क्यों भाई? क्योंकि पेनल्टी पूरे सेक्शन की थोड़े है, सिर्फ 2 सब सेक्शन के डिफॉल्ट की है, 5 और 6। लेकिन मोटा मोटा ये लेके चलो, 5 और 6 का डिफॉल्ट करोगे तो ऊपर वाले सब सेक्शन का भी डिफॉल्ट होगा, तभी 5 तक पहुंचोगे, राइट? तो कहता कंपनी के ऊपर पेनल्टी क्या लगेगी? 2 गुना, 2 टाइम्स जितना पैसा आपने ट्रांसफर करना था, जो हम कह रहे थे जो अनस्पेंट है, कहां पे डालो? शेड्यूल 7 के फंड में, राइट? या जो हम कह रहे थे अकाउंट के अंदर, एज द केस मे बी 2 टाइम्स। जैसे हम कह रहे थे, मान लीजिए अगर अमाउंट है 4 लाख, तो पेनल्टी कितनी लगी? 2 गुना। अमाउंट तो वही रहेगा, चाहे अनस्पेंट का हो या जो फंड में था, क्योंकि हमने कहा था जो पैसा रह गया वो आप इस तरह से डालिए। अनस्पेंट में तो देखिए, जैसे हमने बताया कि वो आने वाले ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था ना, मल्टी ईयर 3 साल तक, और फंड में वो कब गया था? वो 3 साल के बाद जो बच गया था। तो इसलिए डिफरेंस भी हो सकता है दोनों में, राइट? लेकिन इन दोनों का 2 गुना किया आपने, उसको कंपेयर किससे किया? और विच एवर इज क्या लिया? लेस लिया। प्लीज ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मैं फिर एक एग्जांपल लेके करवा देता हूं। मान लीजिए अनस्पेंट अकाउंट में, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया था वो ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा था 2 करोड़ है, 40 लाख यूज किए, 1.6 करोड़ आपने 30 दिन में अकाउंट में डालना था। तो 1.6 करोड़ का ये हो गया 2 टाइम्स। लेकिन हमने ये भी कहा था कि फंड में कब जाएगा? वो 3 साल तक आप यूज कर लो। तो वो 3 साल यूज करने के बाद रह गया, मान लीजिए 20 लाख, तो 20 लाख का गुना, राइट? या हो सकता है अगर आप खर्च ही ना करो तो दोनों अमाउंट क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ये भी हो सकता है बेटा। लेकिन अब इन दोनों को 2 गुना करने के बाद उसको कंपेयर किससे करो? विचेवर इज क्या लेना? 1 करोड़। सीखा क्या? 1 करोड़ से ऊपर पेनल्टी नहीं है, बट पेनल्टी का अमाउंट अच्छा है, देखिए 1 करोड़ तक जा सकती है। अब ओआईडी के ऊपर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जिसकी डेफिनेशन हम सबसेक्शन 60 में पढ़ते हैं, देखिए उनके ऊपर क्या है। देखिए बेचारे अफसर होते हैं, इतना पैसा नहीं होता तो 10%, 10%। किसका? सेम वही जो फंड में डालना था या अकाउंट में डालना था। कंपेयर किससे कर रहे हैं? 2 लाख से, विच एवर इज लेस। तो दैट मीन्स मैक्सिमम क्या हुआ? 2 लाख। ये मत भूलें, यहां मैक्स 2 लाख हो गया, और यहां 10% है। देखो ये दोनों लिमिट सेम होगी जो ऊपर थी, वहां 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहां 1/10 को हो या 10% को। अब पेनल्टी हमेशा आखिरी सबसेक्शन होता है। आप देख रहे हैं 7 के बाद 8 आ रहा है।
इसलिए देखो ना, पेनल्टी क्या कह रही थी, अगर डिफॉल्ट 5 या 6 का है, राइट, पेनल्टी तो पहले ही आ गई। हर सेक्शन में देखेंगे पेनल्टी लास्ट होता है नॉर्मली। सब सेक्शन 8 क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे सकती है। अगेन ये अमेंडमेंट एक्ट 2019 से आया, जो कि लागू 2021 में हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन देगी, डायरेक्शन 2 प्रकार की हो सकती है, या तो जनरल या स्पेशल। स्पेशल होता मान लो मैं एक कंपनी हूं मेरे लिए, जनरल सभी कंपनियों के लिए। टू अ कंपनी और क्लास ऑफ कंपनीज, जो उसे ठीक लगे गवर्नमेंट को कि आप ये कंप्लायंस, ताकि डायरेक्शन इसलिए देगी कि इस सेक्शन का कंप्लायंस हो और आपको वो कंप्लायंस करना पड़ेगा। कुछ नहीं है भैया, कंपनी कंप्लायंस नहीं कर रही, सरकार अपनी तरफ से एक नोटिस दे रही है आपको। देन आई लाइक सब सेक्शन 9, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने कमेटी बनाई थी, याद करो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो 3 है, वरना 2 लोग थे। सब सेक्शन 9 में आकर के क्या मिल रहा है, कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। सर इसका मतलब तो ये हुआ, डेट मीन्स कंपनी के ऊपर वो लिमिट लग ही नहीं रही है, नेटवर्थ वाली, टर्नओवर वाली, प्रॉफिट वाली, तभी नहीं बनाएंगे ना। नहीं, कहता सब सेक्शन 5 याद करो। सर सब सेक्शन 5 तो वो था कि 2% लेना है एवरेज नेट प्रॉफिट का, कहता वो लिया और 2% करके अमाउंट निकला चिंदी चोर। मतलब मान लो प्रॉफिट इतना कम था, 2% लेके 10 रुपए आए, आप एक कमेटी बना रहे हो स्पेशल डायरेक्टर की, डज दैट मेक एनी सेंस? हाँ सर, कोई सेंस नहीं। अब 10 रुपए तो मैंने बहुत कम बोल दिया, यहां पे 50 लाख रुपए आया। कहता सब सेक्शन 5 में ये अमाउंट निकाल के अगर कितना आता है, अप टू 50 लाख आता है, डज नॉट एक्सीड 50 लाख, तो कहता आपको कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सीएसआर पे पैसा खर्च करेगा, खर्च कौन करेगा? कहता बोर्ड करेगा। बोर्ड की कमेटी थी ना, मतलब कमेटी मत बनाओ यार। अब आप सोचो, जब मैंने चार्ट बना के दिया, क्या मैं इसको पहले लिखता, सेंस बनती? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि जब तक मैं सब सेक्शन 5 न पढ़ा दूं, आपको ये मॉनेटरी लिमिट समझ में आ ही नहीं सकती। अब लगाओ दिमाग, है ना सब सेक्शन 9 जबरदस्त प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो जो पीपी बोल रहा हूं उसे लिखते जरूर जाओ। अब बेटा मैंने ये सेक्शन तो खत्म हो गया, 9 बताए थे, स्केड्यूल भी पहले बता दिया था। अब मैंने आपको बताया था कुछ क्लैरिफिकेशन है 2014 की ही, और एक साथ में मेरा रूल 4 रह गया। कंपनी का काम क्या है? मान लो कंपनी का काम है कैमरास बनाना, तो वो अपनी एनर्जी कैमरा बनाने पे लगाएगी। सीएसआर है, समाज के कार्य, वो कहती है भैया समाज के कार्य तो सामाजिक कार्य करते हैं, हम इसमें लगाएंगे तो हमारा तो एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। तो हमने कहा टेंशन ना लो, सीएसआर पे काम करना है ना, तुम कर सकते हो, खुद कर लो या किसी से करवा लो। जैसे मैंने कहा था, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर सकते हो, सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, है ना, सेम वही है। थ्रू, अब थ्रू की बात करूंगा। कहता क्या करो, आप बना लो, बहुत बढ़िया पॉइंट है, बना लो अलग से, आप कंपनी अलग से एक सेक्शन 8 में कंपनी बना लो, या एक ट्रस्ट बना लो, या सोसाइटी बना लो। और देखिए ट्रस्ट, सोसाइटी, रिलीजियस ट्रस्ट, ये इनकम टैक्स में भी पढ़ के आते हो आप सेक्शन नंबर 12 में, एंड 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो कहता वहां बना लो। बना कौन रहा है, प्लीज ये ना भूलें, बना कंपनी ही रही है। चाहे आप अकेले बना लो, कोई और कंपनी पड़ोस में है, उसने भी तो सीएसआर का काम करना है, दोनों मिलके बना लो, इसी से दोस्ती बनेगी। नंबर 2 क्या करें आप? कहता अगर कंपनी बना ली सेक्शन 8 में, या ट्रस्ट बना ली, या सोसाइटी बना ली, किसने बनाई थी? यहां देखो ना, कंपनी ने बनाई थी। कहता जरूरी नहीं है आप बनाओ, सरकार ने अगर बना दी है तो। कौन सी सरकार? चाहे सेंट्रल हो, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बना दी ऐसी चीजें, वही तीनों हैं, प्लीज तीनों चीजें ना भूलें आप। एक होगी सेक्शन 8 वाली कंपनी, 2 हो गया जी आपका ट्रस्ट, तीसरा क्या हो गया? सोसाइटी। एक आपने बनाई या किसी के साथ मिलकर कंपनी के साथ, या सरकार ने बना दी। तीसरा क्या है? अरे भैया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब किसी स्पेशल एक्ट में कोई, अब कंपनी वर्ड नहीं है, प्लीज देखो वर्ड यहां पे क्या है, एंटिटी, यहां क्या था? कंपनी। क्योंकि हम क्या कहते हैं, स्पेशल एक्ट का मतलब क्या होता है? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट का। तो कंपनी वर्ड तो कब इस्तेमाल करते हैं? अगर आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, अगर आप किसी स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड हो तो इसलिए वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, एंटिटी। उसको दे दो पैसे। फिर क्या हो गया? कहता हमने कहा जी हम नहीं बना सकते, और जी हमने देखा सरकार ने भी नहीं बनाई,
वो जी हमने देखा किसी स्पेशल एक्ट से भी नहीं बनी हुई। कहता दुनिया भर की सेक्शन 8 कंपनी है ना मार्केट में, उनको दे दो। हाँ, लेकिन वो अच्छी होनी चाहिए सेक्शन 8 कंपनी। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कम से कम पिछले कितने साल का, 3 सालों का, जो इस काम में वो क्या हो, स्पेशलिस्ट हो। पॉइंट देखें, अगेन कंपनी है, अगेन ट्रस्ट है, अगेन सोसाइटी है, लेकिन उसका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। अब नॉर्मली क्या होता है, हमने बड़ी मेहनत कर ली सब सेक्शन 1 पे, कमेटी वाली, सब सेक्शन 5 पे कर ली, वो 2% एवरेज नेट प्रॉफिट है। एग्जाम में आ गए जी, क्वेश्चन आ गए इसके ऊपर, और हमने तो ये सोचा ना था। सोचिए, अब कहता जो भी एंटिटी बनी, ऊपर 4 होगी ना, एक हमने बनाई, एक सरकार ने, एक एक्ट ने, और एक ट्रैक रिकॉर्ड वाली है। तो कहता है इनको एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, CSR नंबर, ये मैंने ऊपर भी पढ़ाया था आपको। तो एक CSR 1 फॉर्म भरेंगे आप ROC के पास, और आपको एक यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। और जब ये फॉर्म भरते हैं तो बेटा आपकी कमाई का ध्यान रखा गया है। प्रैक्टाइजिंग जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है या CSA या कोस्ट अकाउंटेंट है, उससे आप इस फॉर्म को डिजिटली वेरीफाई करवाएंगे तो वो उनकी कमाई हो गई। तो दैट मीन्स भविष्य में CA बनोगे तो लोग ऐसी कंपनी बनवाएंगे आपके थ्रू, आपके साइन के बिना नहीं बनेगी। देन सब रूल 3 क्या कहता है, कहता आप, कई बार होता है ना, जैसे आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है रियल एस्टेट का, और उसमें बताया गया जो कॉन्ट्रैक्टर है, इंजीनियर है, बाहर के हैं, जैसे गुरुग्राम में, गुड़गांव दिल्ली के पास ट्रंप टावर्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसी की कंपनी है। तो हमारे देश में ना बाहर का एक ठप्पा ब्रांड का बड़ा शौक है। तो कहता जी हमने क्या किया, हमने जो अपना प्रोजेक्ट या प्रोग्राम बनाया ना, उसको डिजाइन कहो, मॉनिटर कहो या इवैल्यूएशन को हमने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से करवाया। राइट? कहता करवा सकते हो। अ कंपनी मे एंगेज एज इट CSR पॉलिसी एज पर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ देयर ओन पर्सोनल फॉर CSR। जैसे आपने अपना एक स्टाफ तैयार करना है तो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ले सकते हो। वाई ऐसा क्यों कहा गया? समझिए, CSR का कंसेप्ट हमने बाकी कंट्रियों से चुराया ही है, वहीं की चीजें हैं। हमारे देश के लॉ पहले बाहर आते हैं, बाद में इंडिया में आते हैं, वैसे ही जैसे आईफोन कह लो, सॉरी टू से। अब रूल 21G क्या कहता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? कहता जाओ पूछाओ। हमने कहा किससे? कहता जाओ यूनाइटेड नेशंस एक्ट ऑफ 1947 से पूछाओ। तो सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने सुना होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेल्थ वाले तो समझ गए, अब कोविड में आपने रोज देखा ही है। IMF जो इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी कंट्रीज को फंडिंग देता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर की वेलफेयर के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन कहता है जब आपने CSR पे पैसा लगाना है, आप कोलैबोरेट कर सकते हो बाकी कंपनीज के साथ मिलके। 2 कंपनियां मिलके एक प्रोजेक्ट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पहले ऊपर क्या पड़ा था, अलग से सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी बना सकते हो, मिलके कर लो आप। बस इतना ध्यान रखना आपकी रिपोर्ट अलग अलग बने, पता चले पता ही नहीं किसने कितना पैसा लगाया। हमें रिपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा CSR रिपोर्टिंग होगी और वो बोर्ड रिपोर्ट का भी हिस्सा होती है। देन कहता है बोर्ड ऑफ द कंपनी, उनकी ड्यूटी है ये देखना कि जो फंड्स दिए गए हैं CSR में, जो 2% वाले हैं, क्या ये वो यूटिलाइज हुए हैं उन्हीं कार्यों में जो हमने दिए थे। और ये एक तरह से जिम्मेवारी है कंपनी के CFO की। हम CFO पढ़ के आते हैं डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 में, या जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। और कहता अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो हमने कहा था मल्टी ईयर वाला, तो बोर्ड शेल मॉनिटर करे और ईयर वाइज उसको देखे, 3 साल में कंप्लीट करना था, ईयर वाइज एलोकेशन, और उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी करनी पड़े तो आप कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट, MC की कुछ क्लैरिफिकेशन, जिसमें से पहले मैंने बता दी थी कि जो एक्टिविटीज है उसको आप लिबरल पढ़ के चलें। सेकंड क्या है, देखिए CSR एक्टिविटी को आप ये मत लेके चलो कि यार अब की बार मेरे ऊपर सेक्शन लग गया 2% लगाना है। कहता नहीं, थोड़ा सीरियस लेके चलो। कहता CSR का मतलब है आपने किसी चीज को अडॉप्ट किया। जैसे मान लीजिए आप बच्चा अडॉप्ट करते हैं कि मैं इसकी एजुकेशन का ध्यान रखूंगा, उसके बाद उसने 5th क्लास पास करी, आप कहते हो बस हो गया, ये सही नहीं है ना। तो कहता कि जब भी आप कोई CSR एक्टिविटी अंडरटेक करते हो एज ए कंपनी, वन ऑफ इवेंट, मतलब एक इवेंट करवा दिया, बस जस्ट एक छोटा सा, अरे किसी चीज को ढंग से अडॉप्ट करो, मैराथन, कोई अवार्ड दे दिए, कोई कंट्रीब्यूशन, कोई एडवर्टीजमेंट, कोई स्पॉन्सरशिप दे दी किसी अच्छे काम की। कहता ना
सॉरी, हम इसे CSR नहीं मानेंगे। वन ऑफ नहीं होना चाहिए, एक डेडिकेटेड एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी, एक जिम्मेवारी लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही क्या है? जिम्मेवारी। मैंने फाउंडेशन कर ली, बहुत हो गया, अब मैं अपने आगे लगा सकता हूं CS, बेटा साथ में FE है, मतलब फाउंडेशन है, राइट? तो उससे तो कोई सेंस नहीं बनेगा, या CA कह लीजिए, राइट? तो वन ऑफ नहीं होना चाहिए, आपको उस कार्य को पूरा करना है। सेम वे आप ये लेके चलिए, कार्य अच्छा हो। देन ये मैंने पहले बता दिया था, अगर आपने खर्चा लगाया किसी एक्ट के लिए, जैसे उदाहरण दिया था मैंने लैंड एक्विजिशन एक्ट वगैरह, लेबर लॉज, सॉरी वो CSR नहीं है। देन फोर्थ पॉइंट बड़ा अच्छा है, इसको मैं समझाता हूं। देखिए, एक है होल्डिंग कंपनी, एक है सब्सिडरी। ये सब्सिडरी है इंडियन, होल्डिंग कंपनी है बाहर की। लगाओ दिमाग, अरे CSR किसके ऊपर लगा? इंडियन के ऊपर ही लगाना है, तो पैसा कौन खर्च करेगा? इंडियन करेगी। हुआ क्या, होल्डिंग कंपनी ने पैसे दिए सब्सिडरी कंपनी को, चल CSR में लगा दे, एक ऑप्शन। सेकंड, होल्डिंग कंपनी ने खुद इंडिया में एस कंपनी के बिहाफ पे खर्च कर दिए। अब मुझे बताओ, CA का पेपर आप देंगे एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये आपके पिताजी देंगे कि मेरे पापा CA हैं, मेरा पेपर वो दे आएंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। अगर पापा CA का पेपर दे के आएंगे, पापा CA बनेंगे, आप नहीं बनेंगे। कहने का मतलब है सब्सिडरी कंपनी तुम खर्च करो, चाहे पैसा तुम्हारा हो, होल्डिंग से ले लो, तुम लो फिर खर्च करो। एक होल्डिंग है खुद खर्च करके चलेगी, कहीं सब्सिडरी का कोई रोल था? कहीं नहीं था, इसे CSR नहीं मानेंगे। होल्डिंग से पैसे ले सकते हो। देखिए, कहता होल्डिंग कंपनी खर्चा कर सकती है और उसे मान भी लेंगे CSR अगर वो खर्चा राउट हुआ है थ्रू इंडियन सब्सिडरी। इंडियन सब्सिडरी को दो, वो खर्च करते हैं, बस इतनी सी बात है। ट्रस्ट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, जो इनकम टैक्स में आप सेक्शन 12 में पढ़ते हो भी, जो रजिस्टर्ड भी होती है, बस ये कह रहे, कहता है ट्रस्ट के अंदर वुड इंक्लूड ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये पिछला एक्ट है, 1961 का है, फॉर दो स्टेट्स वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट इज नॉट मैंडेटरी। कुछ स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, स्टिल हम ट्रस्ट मान लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स वी आर टू द लास्ट पॉइंट, कहता कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब एक फंड क्रिएट करना। कहता आपने पैसे दे दिए ट्रस्ट को, सोसाइटी को, सेक्शन 8 कंपनी को, तो ऑब्वियसली हमने पहले पढ़ा था, आप दे सकते हो, CSR खर्चा ही मानेंगे। बट जैसे हमने पढ़ा था, ये ट्रस्ट सोसाइटी वगैरह आपने खुद बनाई है, या हमने ये भी कहा था सरकार वाली हो सकती है, या स्पेशल एक्ट में भी हो सकती है। और कहता है वेयर द कॉर्पस इज क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर अ पर्पस डायरेक्टली रिलेटेबल टू अ सब्जेक्ट कवर्ड अंडर शेड्यूल 7। या जैसे हमने कहा था, कोई एक्ट वाली ना भी हो, आपने ना बनाई हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए 3 साल का। तो पहले पॉइंट में क्या गया, कोई आपने कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉर्पस मींस पैसा इकट्ठा कर रहे, फंड बना रहे, खर्च नहीं किया है। कहता मान लेंगे अगर आपने कंपनी स्पेशलिस्ट काम के लिए बनाई है, या जो कॉर्पस आपने क्रिएट किया है वो शेड्यूल 7 के ही जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे, आइटम्स पढ़ी थी, उनके ऊपर किया है, तो फंड भी क्रिएट हुआ, मान लेंगे। देन बच्चों आखिरी पॉइंट, IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। देखिए इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर ऑब्वियसली देता हूं, मेरा ये लेक्चर यूट्यूब पे भी है जिसपे मैंने 135 के बारे में बात भी करी थी। तो IFSC जो कंपनी है स्पेसिफाइड, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, उनके लिए ये सेक्शन 5 साल तक नहीं लगेगा, उनको बेनिफिट दिया गया है जिस साल से वो अपना बिजनेस कमेंस करते हैं। तो इसके साथ बेटा मेरी तरफ से ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके कोई डाउट हो, शंका हो, कुछ भी हो, डेफिनेटली आप मुझसे पूछिए। और जैसे मैंने कहा, व्हाट्सएप से आप मुझसे ये PDF फाइल वगैरह ले सकते हैं। थैंक यू, गुड लक, गॉड ब्लेस।